तो ये था, ये हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग। अभी बजटिंग कहाँ चला गया, ठीक है, व्हाटएवर में भी। सो कैपिटल बजटिंग हम पढ़ रहे थे। एक मिनट रुको, सब कुछ है तो इसमें। तो लास्ट टाइम हम स्टार्ट किए थे कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक हमें लग रहा है बिल्कुल हम सुनाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक, नीड नॉट टू रिप्लाई, पता चल ही रहा है। तो चैप्टर ओवरव्यू यही था। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आए, मतलब कि हम एक प्रोजेक्ट में, एक कंपनी पे हम इन्वेस्ट करें या ना करें, इसका जब मतलब सवाल आ जाता है, या फिर ऑल्टरनेटिव मशीन सबके पास है, प्रोजेक्ट सबके पास है, या तो आप सोचोगे कि ए प्रोजेक्ट जो है इस पर इन्वेस्ट करे कि ना करे। अगर आपके पास ऑप्शन ही एक ही है, या तो कल हम जैसे देख रहे थे कि दो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन सबके पास ज़्यादा है। तो जब आपका ऑप्शन ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे, ए प्रोजेक्ट या बी प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर ए मशीन्स बी मशीन्स किस पे इन्वेस्ट करोगे। इसको ही कहते हैं कैपिटल बजटिंग, समझ रहे हो। इस टेक्निक्स, इसको ही कहते हैं कैपिटल बजटिंग। दैट मीन्स कि विल बजट, इट इज द प्रोसेस ऑफ बजट where we'll find whether to invest in the capital assets or not. Understand the points। तो कैपिटल एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, यही दर्शाता था। तो कल तक हम पढ़ रखे थे इसमें पेबैक पीरियड मेथड कैसे होता है, मतलब कितना जल्दी हमारा वसूली हो रहा है अपना कैपिटल, तो उसको उतना अच्छा मानेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा पोस्ट पेबैक कुछ कैश बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें थे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें प्योर बस आपको ये देखना है कि आपको अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट जो होता है, जो अकाउंट्स के हिसाब से निकलता है, ना ही कैश फ्लो के हिसाब से। तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न आ रहे हैं, यही देखना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मुद्दा क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो मतलब क्या था ना, आपको जितना आप इनिशियली इन्वेस्ट किए हो, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको जितने भी सारे फ्यूचर कैश फ्लो मिल रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लो मिल रहे हैं, अगर उनको प्रेजेंट वैल्यू में लाया जाए, उस सबको प्रेजेंट वैल्यू में लाया जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू में अगर लाया जाए तो सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है। अगर सरप्लस हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कितना हम इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, कितना हमको मिल रहा है, कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई कैश आउटफ्लोज। दैट मीन्स कि हमारा पैसे के ऊपर कमाई कितना हो रहा है, यही था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि डेसिमल में है। तो आज हम देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलना है, ठीक है। ये कुछ MIRR कॉन्सेप्ट तो सच है नहीं, देख रहे थे प्रॉब्लम में। और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का एग्जांपल दिया नहीं हुआ, हम बता देंगे आपको, जो कि पेबैक पीरियड से अच्छा ही है, ठीक है। तो वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात हुआ था इतना तक। तो ये सारे हो करके एक सम होगा, जैसे हम करेंगे, हम आपको बताए थे कल, ठीक है। छोटा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन प्रॉब्लम पक्का है आना। और जो आपकी मतलब यहाँ पे गलती करने का चांसेस ज़्यादा होता है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स द मैथमेटिक्स आल्सो। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। ओके, हियर वी गो। सो still students are joining. Next to it, look at here, the purpose of capital budgeting, all these things were डिस्कस्ड ऑलरेडी। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कैसे होते हैं, ये थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बताए थे कल, हम आपको दिखाए थे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, अब ये सारे के सारे टेक्निक्स बिल्कुल लिखोगे और दिए दो हेडिंग के साथ आपको 16 मार्क मिल जाना है, मेरा गारंटी है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर थियरी हम बताए थे, पेबैक पीरियड के ऊपर कुछ थियरी लिखोगे, लिमिटेशन एडवांटेजेस लिमिटेशन अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल लिखना है, अगर ना भी कहा गया हो तो। अगर कोई पर्टिकुलर मुद्दा पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पेबैक पीरियड के ऊपर ही आपको सवाल आने हैं, मान लो कि पेबैक पीरियड जो है दिया हुआ है उस पर ही आपको सवाल दिया हुआ है, तो बिल्कुल तो आप तो एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसे भी लिखोगे। अगर ना भी दिया है और आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत आप लिख दोगे। ओके, गुड इवनिंग सौम्या भाई। नेक्स्ट तो ये हो गया आपकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर पढ़ाए थे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बहुत सिंपल है, हमारे कमाई के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रतिशत का अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेट का, जितना अच्छा रेट होगा उतना अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा। फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया होता है, और टेक्निक्स प्रोजेक्ट के ऊपर आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लुक एट हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। ओके, अगर कभी पूछा जाए कि वो इतने सारे टेक्निक्स में, कैपिटल बजटिंग के इतने सारे टेक्निक्स में कौन सा टेक्निक्स सबसे बेस्ट है, तो आप आंसर दोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। याद रखो, ये चीज बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ। तो बेस्ट टेक्निक जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV है। मतलब सीधी सीधी बात है,
सारे फ्यूचर कैश फ्लो को आप प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे, सारे फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे, फिर उसको कंपेयर करोगे इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, मतलब हमसे पैसा कितना गया उसके साथ कंपेयर करोगे। जब कंपेयर करोगे, ये बहुत टेक्निकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो मेरा मानो इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने का बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बताए थे पहले से भी ना, अब ये चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कहीं पे आपको फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं और हम बताएंगे भी नहीं। हम पहले देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको समझा मतलब जिस हिसाब से हम समझाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जा करके हम उसके फॉर्मूले बना के दिखाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम याद अब भी वैसे ही रखो, क्योंकि कभी ना कभी दिमाग से फॉर्मूले वगैरह सब कुछ चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा थ्रू आउट द लाइफ ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा, समझ रहे हो कि नहीं। और ये आगे जाओगे तो सीए कर रहे हो तो सीए में है, एमबीए कर रहे हो तो एमबीए में, कुछ भी उसके बाद जा करके अगर इसी लाइन में अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ये सब है। तो दिस इज द थिंग, बेस्ट मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ नेक्स्ट, और इसका डिमेरिट बताए थे, कब एक्सेप्ट करना है ना, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स कि मोर देन जीरो। रिजेक्ट कब करना है, अगर नेगेटिव हो रहा है। अगर पैसा देखिए लेने का देना पड़ जाएगा तो कौन व्यापार करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमको अगर मुनाफा हो रहा है, सरप्लस में है तो एक्सेप्ट करो, अगर डेफिसिट में है तो रिजेक्ट करो, बहुत सिंपल है। फिर पीआई हम पढ़ रहे थे, पीआई का मतलब यही होता है कि हम जितना फंसाए हैं और उसके ऊपर हमको मिल कितना रहा है, बस कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाई कितना हम फंसाए हैं। अगर हमको ये वाला जो ये रेशियो में हो गया, ये रेशियो हो जाएगा। अगर मानो 1.60 आया, इसका मतलब क्या कि 1.60, अगर 1 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 रुपया 60 पैसा वापसी मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट 0.60 इज योर प्रॉफिट। समझ में आई बात, 0.60 इज योर प्रॉफिट और सरप्लस। तो उस हिसाब से वो कह रहा है, देखो ये डेसिमल अगर 1 से ज़्यादा होगा एक्सेप्ट दो प्रपोजल, 1 से नीचे होगा तो रिजेक्ट दो प्रपोजल, समझ में। अगर इक्वल हो गया तो डिपेंड अपॉन द मैनेजर, वो क्या कहता है उसका मर्जी। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्सेट्रा हम दिए थे, फिर अब आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक बार हम आपको बता देंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज़ है प्रॉब्लम के जरिए, उसके बाद हम आएंगे ये सब आपकी जितना भी सारा थियरी लिखा हुआ और फॉर्मूला एटसेट्रा जो भी होगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सबसे पहले हम जाएंगे प्रॉब्लम में, हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम के जरिए आपको समझा दें, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो आपके पास एक केपी बुक विच इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल फिजिबल, उसी पे ही हम भी बात करते हैं। सुपरफिशियल बात करने से क्या मतलब रहा, जो मुद्दे जो क्वेश्चंस आपके आने हैं, जो क्वेश्चंस के ऊपर आपको एग्जाम देने हैं, जो बुक आपके पास है उसी पे ही हम भी बात करेंगे। और आपको ठीक है, आप रैंडमली कोई सवाल भी पूछ सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व कर देने के लिए। अच्छा देखो, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बात रहा, इसमें एक तो चीज़ आपको बता दे रहे हैं हम, ठीक है। मान लो 50,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ, 50,000 आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ आप लगाए हो 50% जीरो पीरियड में, आप 1 2 3 4 पीरियड में आपको कुछ पैसा मिला, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ये आपको कुछ रिटर्न्स मिला, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है, 4 साल ही उसका लाइफ है, सपोज इस प्रोजेक्ट का लाइफ है 4 साल, तो जितना आपको वापसी मिला इस 4 साल में, ठीक है ना, जितना आपको यहाँ पे वापसी मिला, तो मान लो ये सब कुछ मिला करके हो गया 2 लाख रुपया। ध्यान से सुनो सब कोई, तो हम क्या बता रहे हैं, सो ये सारे के सारे कैश फ्लो मिल करके हुए 2 लाख रुपया, सपोज 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 2 लाख रुपया। अब 50,000 हम इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख रुपया हमको मिला। सवाल है ये कि कितना प्रतिशत में मिला, समझ में आई बात। इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितना प्रतिशत में आपको ये कमाई हुआ। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन था या कॉस्ट एक्सपेक्टेशन, आपकी जो इन्वेस्टर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन था, या फिर आपको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझ में आई बात, इंटरेस्ट तो नहीं कहा जाएगा, तो वो कितना प्रतिशत था, इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ईजी, आप कहोगे सीधा हिसाब कर दो, 2 लाख से 50,000 माइनस कर दो और वगैरह, नहीं ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंट टाइम्स पे मिला है, इसीलिए तो इतना ईजी नहीं है, ये डिफरेंट टाइम्स पे मिला है, तो हर एक टाइम का इंटरेस्ट रेट तो अलग अलग होगा ना, समझ रहे हो आप बात। तो वही बात है, वो कौन सा प्रतिशत होगा जिसमें से अगर ये सारे कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करवा दे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000। अब समझ में आ रही बात, यही बात है। इसको छोटा करके हम समझाए, बिल्कुल मानो हम इतना इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, हम इतना इन्वेस्ट किए थे, हमको मिला थ्रू आउट द 4 years दिस मच। अब कितना प्रतिशत में, कितना रेट में
इसको हम काटते जाए, समझ रहे हो कि नहीं, काट दे या फिर इसको कहते हैं पिलिंग, ठीक है ना, कट कर दे इसको, धीरे 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 हम कितना स्पीड में काटें, कितना रेट में, जो कि ये इतना छोटा डिब्बा बन जाएगा, समझ रहे हो। उसी रेट को उस एक्सेलरेशन को, उस स्पीड को अगर रेट में कन्वर्ट कर दे तो उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। दैट मीन्स एट व्हिच रेट वी हैव अर्नड, तो उसको रेसिप्रोकल जाना है, उसको रेसिप्रोकल जाना है, इतना ज़्यादा हम कमा लिए तो वो कौन सा रेट में हम कमा लिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, काट के फिर जो, समझ रहे हो कि नहीं, एक्स में फिर निकलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। अब बात है कि यहाँ पे देखो कुछ टाइम लगा, मान लो इस हिसाब से कुछ टाइम लगा, ठीक है, और कितना स्पीड में हम काट रहे थे, इसी को ही तो रेट कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यही होता है। चलिए हम सीधा चलते हैं, फिर लौटेंगे कहाँ पे दिया हुआ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम ढूंढेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लटक मटक जा रहा है, क्या करें। दीज आर द क्वेश्चंस हैं, सॉल्व किए गए थे, और एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्ट, अच्छा ये कंपैरेटिव है, ये कंपैरेटिव बेसिस से कैसे काम करेंगे बाद में बता देंगे हम आपको। फिलहाल के लिए तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से पहले हम आपको ये सवाल करवा देंगे, हम बताए थे, जो कि हम आज भूल चुके हैं, ठीक है, पहले यही से ही शुरू किया जाए, ठीक है। यही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था जो कि इसको बात करेंगे। पहले देखो एक्सरसाइज 10, ये हाँ, इसको क्यों करके बताएंगे, क्योंकि इसमें पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एटसेट्रा, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, इसीलिए इसको करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन 10 का बात हुआ था, ठीक है, इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जाएंगे। ए केमिकल कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट 5 लाख, मतलब 5 लाख से कुछ प्रोजेक्ट है जिसका लाइफ है 5 ईयर्स, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इज 0, इसमें से क्या निकल जाएगा हमको, इसमें से आपको मिलने वाला है डेप्रिसिएशन, इसका एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू 0, देन टैक्स रेट इज दिस मच, जस्ट अ सिंगल मिनट, आई नीड टू मॉनिटर माई सिस्टम। द टैक्स रेट इज 55%, 50% टैक्स ब्रैकेट में है, ठीक है, बाद में माइनस कर दीजिए। द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट आज एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स एज फॉलोज, ये दिया हुआ, आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट दिया क्या हुआ है, लिखा हुआ है एस्टिमेटेड अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड बिफोर टैक्स एज फॉलोज, दैट मीन्स कि इसमें से डेप्रिसिएशन भी ना माइनस हुआ है, ना इसमें से टैक्स भी माइनस हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं बात, दिस इज द मेन थिंग। तो अब पहले तो प्रॉफिट निकलेगा डिप्रेशन और टैक्स के बाद, उसके बाद जाकर के कैश फ्लो निकाल सकते हो, तो बस इसमें दिक्कत वाला वही बात है, ठीक है, छोटा बहुत उसमें काम है। तो हम थोड़ा फोन को करते हैं साइड, कीबोर्ड को साइड, बुक को रखते हैं सामने में। नाउ तो दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 साल का दिया हुआ, और एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दिया हुआ 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख दिया हुआ। डिटरमाइन द फॉलोइंग, हाँ इसलिए हम इसको किए, फिर से हम रिकैप करवा देंगे अभी पे बैक पीरियड कैसे निकलता है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, 15% में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट 15%, यही बात है, ठीक है। सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा कैश फ्लो का टेबल, ठीक है ना, यही बात है, कैसे होता है प्रॉब्लम सॉल्व धीरे धीरे हम आपको बता देंगे। चलिए हम चलते हैं नोट पे, यही था कल यहीं से छोड़े थे हम, आज यहीं से आज काम करेगा, चलेगा कि नहीं। एक नोट काफ़ी टाइम तक यूज नहीं होने से वो नोट क्या होता है, स्लिप हो जाता है, सो गया है इसका मतलब। तो यहाँ पे लिखे हम सवाल 10, अच्छा ये बात है, पेन लेना पड़ेगा थोड़ा सा मोटा, ये वाला पेन चला देंगे। तो देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, लेकिन अब हमको कैश फ्लो निकालने तक कहाँ तक जाना पड़ेगा हम आपको बता दे रहे हैं। लुक एट हियर, सिर्फ ईयर दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, जो कि आपको आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स पर जाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप कैश फ्लो निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला बात वही है और कुछ नहीं है। अपने हिसाब से हम कॉलम लगाएंगे। सबसे पहले टेबल शोइंग कैश फ्लोज, ये पहले आपको सबसे बनाना पड़ेगा, टेबल शोइंग कैश फ्लोज, ठीक है, ये कुछ बनाओगे। सदी में पहली बार हम लिखे हैंड राइटिंग, क्या बात है। चलिए
तो ईयर अर्निंग बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स से दिया हुआ, तो आप भी लिख दो यहाँ पे ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं अर्निंग्स, जो आप ऐसे लिख सकते हो बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स, ऐसा एक नाम दे सकते हो, कोई बात नहीं, ईबीडीटी ऐसा भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट टू इट अर्निंग बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स है, तो हमको डिप्रेशन माइनस करना पड़ेगा पहले, ठीक है। हर एक चीज़ से डिप्रेशन माइनस कर देंगे, डिप्रेशन का अमाउंट लिखेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, डिप्रेशन का अमाउंट लिख देंगे, फिर अर्निंग आफ्टर डिप्रेशन आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यही बात है, लेकिन अभी तक भी टैक्स अमाउंट नहीं कटा हुआ, तो टैक्स का भी कॉलम लिख देंगे जो कि @55% है। उसके बाद जाकर के आपको लिखेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकलेगा, फिर भी ये कैश फ्लो नहीं होता है, उसके बाद जाकर के आप कैश इनफ्लोज निकाल सकते हो, कैश फ्लोज। बड़ी दिक्कत का बात लग रहा है, कुछ दिक्कत का बात नहीं है, इसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं। अगर आपकी टाइम इतना कीमती मान रहे हो तो आप फंस जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए, इसमें सारे के सारे कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे, आपको भी यही करना है, होशियार नहीं बनना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ था भाई ईयर 1 2 3 4 5, हम भी लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, आसपास लिखेंगे। अर्निंग बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्सेस दिया हुआ था, जो कि मेरे पास बुक है, तुम भी खुद बुक निकाल लो भाई, कैपिटल बजटिंग बुक निकाल लो, और कभी जिंदगी में एक तो बुक खरीदोगी, समझ रहे हो ना। तो 20,000 20,000 30,000 30,000 का फ़ोन पकड़ के देखिए, फ़ोन तुमको रोज़गार नहीं देगा, ठीक है ना। चलो, खाना पीना नहीं देगा। 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, तो ये 1 लाख, यहाँ पे लिख दो 1 लाख, यहाँ पे लिख दो एक, अच्छा 1 लाख 1 लाख, फिर था 1.5 लाख, कोई समस्या नहीं, मेरे पास इरेजर भी होता है। फिर यहाँ पे लिख दो 1.5 लाख, फिर यहाँ पे लिख दो 1.5 लाख, 1,50,000। नेक्स्ट वीट वी हैव टू राइट 2,50,000 हियर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो डिप्रेशन हर एक कॉलम में उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, बात बात में हम सवाल चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिफोर टैक्सेस फॉलोज, कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कंपनी कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, तो डिप्रेशन क्या होता है, वो प्रोजेक्ट का डिप्रिसिएशन। अब ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या, एक प्लांट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ था देखो 5 लाख, ठीक है ना, यहाँ पे 5 लाख, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन मेथड में चलेगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर कहीं लिख दिया स्ट्रेट लाइन मेथड तो वो भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रेशन कैसे निकलेगा ना, ये 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि साल्वेज वैल्यू तो 0 है ही, तो 1 लाख करके है। तो डिप्रेशन हर एक में कितना होना है, 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे भी डिप्रेशन 1 लाख। अगर यहीं पे कह देता WDV मेथड पे, तो आपको वो भी कैलकुलेट करते करते धीरे धीरे छोटा छोटा करके आना था, समझ रहे हो, हर एक चीज़ ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। तो आपको WDV मेथड कहा होता तो आप उतना रेट करके डिप्रेशन कैलकुलेशन कर देते, तो इसलिए डिप्रेशन कॉलम भी हम एक तो बना के रखे थे, क्योंकि हम हैं होशियार व्यक्ति। तो देखो अभी अर्निंग्स आफ्टर डिप्रेशन, ठीक है, 1 लाख से 1 लाख चला गया। नील अजीब व्यक्ति है, नील हो गया, यहाँ पे भी हो गया नील, नील है तो सर आगे क्या निकलेगा, अरे तुम देखो हो जाएगा। तो यहाँ 1,50,000 से 1 लाख जाने से कितना रहा, 50,000 रहा, यहाँ पे रहा 50,000, और यहाँ पे रहा 1,50,000। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, हो जाएगा 1,50,000। फिर टैक्स आ गया, देखो टैक्स क्या है, @55% लिखा हुआ है, टैक्स @55% कुछ था, तो 55%। अब नील का 55% क्या होता है, नील होता है, ये नील होता है। तो 50,000 का 55% निकाल दो, स्टार्ट करो। 50,000 इंटू 55%, 27,500, ठीक है। अब कैसे काम करोगे हम बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख दिया 27,500। क्या आपको पता है उसके बाद आफ्टर टैक्स कितना रहेगा, 50,000 मल्टीप्लाइड इंटू 55% किए हो, उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो आफ्टर टैक्स होगा। कैसे निकलेगा, मारो कैलकुलेटर में माइनस इक्वल टू, समझ रहे हो, कैलकुलेटर में क्या मार दोगे, माइनस इक्वल टू, ठीक है ना। यही सब बताते रहते हैं हमारे क्लास में, जो कि आपको फायदा होने वाला है। कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हो, सपोज 1 लाख का 10%, तो 1 लाख इंटू 10% मारे हो तो उसका फिगर यहाँ पे दिखा रहा होगा, माइनस इक्वल टू मार दो, वो सब्सट्रैक्ट मतलब डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज को ऐड करना है तो प्लस इक्वल टू मार दो, वो ऐड करके बता देगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमको माइनस करना था तो हम माइनस कर दिए। फिर उसके बाद देखो 50,000 का हम 55% निकालेंगे, जो कि सेम ही होगा, और क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से 27,500 यहाँ पे आ जाने हैं,
और यहाँ पे 22,500 आ जाने हैं, ठीक है। फिर 1,50,000 का हम निकालेंगे, 1,50,000 इंटू 55%, जल्दी से देखो 82,500 हो गया। उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो 82,500 हो गया, माइनस इक्वल टू हम मार देंगे, जो कि माइनस हो करके आपका बता देगा, ठीक है। तो 67,500 ये हो गया। तो दिस मच ऑफ वैल्यू। अब देखो क्या बात हम बता रहे हैं, तो ये हो गया टैक्स, ये हो गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो यहां तक आपको पहले आना होगा। क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हमको दिया हुआ था वो अर्निंग्स बिफोर, यहाँ पे देखो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, जो कि प्रॉफिट ही नहीं है। अब डेप्रिसिएशन तुम हटाए नहीं, टैक्स तुम हटाए नहीं, प्रॉफिट कैसे होगा। तो हम सिंपल है, हम डेप्रिसिएशन हटा दिए एक बार में, और एक बार में हम क्या किए ना, एक बार में टैक्स हटा दिए, बस इतना ही तो चक्कर है, और क्या है। फिर आ गया हमको अर्निंग्स आफ्टर डिप्रेशन आफ्टर टैक्सेस आ गया। लेकिन कैश फ्लो क्या होता है, उस दिन हम बताए थे, किसी को याद करो। लेकिन कैश फ्लो किसको कहते हैं, कैश फ्लो वो है, ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आपके पास है, आफ्टर डिप्रेशन आफ्टर टैक्स, लेकिन उस, हाँ डिप्रेशन फिर जोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। सो इसमें प्लस डिप्रिसिएशन करना होगा बस। तो एंटायर हर एक कैश फ्लो जहाँ पे लगेगा, मेरा माना तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर जगह में कैश फ्लो लगेगा। तो कैश फ्लो में इतना याद रखना है आपको, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ देना है। क्यों, वो भी बताए थे, जो कि अभी टाइम नहीं है। तो डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम होता है, जब आपको कैश फ्लो निकालना है तो उसको रिवर्स कर दो, सिंपल। एक तो नॉन कैश आइटम सब्सट्रैक्ट होकर के प्रॉफिट निकला है, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए कैश फ्लो। तो जो नॉन कैश आइटम सब्सट्रैक्ट हुआ था, रिवर्स मार दो, रिवर्स मार दो का मतलब ही हो गया प्लस कर दो। भाई सिंपल है, आसान है, तो गुटखा खाने वाला बात है, इतना आसान है, खाना नहीं, ठीक है। आगे देखो, तो यही बात है डिप्रेशन प्लस ईएटी। अच्छा हाँ, एक बात है, यहाँ पे किसी किसी को ये दिखा कि तो फिर एक बार हम डिप्रेशन यहाँ पे फिर से जोड़ देंगे एस्टिमेटर में। तो ये नील था, इसमें डिप्रेशन जोड़ दो फिर से, वही बात है। तो डिप्रेशन कितना अमाउंट था, 1,00,000, तो यहाँ पे जोड़ दो फिर से 1,00,000 रुपये, यहाँ पे 1,00,000 रुपये। तो ये हो गया 1,22,500, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1,22,500 रुपये, और ये हो जाएगा 1,67,500 रुपये, ठीक है। 1,67,500, इतना पैसा हो जाएगा। अब बात ये है इसमें, ठीक है, ये वाला लाइन थोड़ा ठीक, कोई समस्या नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है, आपको लगा कि एक बार 1,00,000 सर आप माइनस किए हो डिप्रेशन के हिसाब से, कभी फिर इसको प्लस कर दे रहे हो, तो बात है ना, उसको इग्नोर ही कर देते हैं, नहीं होगा बाबू। उसको इग्नोर कर देने से कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी तो कटे हो। तो यहाँ पे जब डिप्रेशन हटाओगे तब जाकर के ये अर्निंग्स आफ्टर डिप्रेशन निकलेगा, उसमें से टैक्स को हटाओगे तब जाकर के अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस निकलेगा, उससे ना फिर जोड़ोगे तो ये दोनों आप इग्नोर कर दोगे अगर, तो ये इक्वल नहीं होंगे, इसलिए किए जाते हैं। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। अच्छा यही बात है अभी तक। तो अभी हम क्या कर रहे थे, बस ये अभी हम कैश फ्लो का जो है टेबल बना लिए। एक बार आपको हर एक साल का कैश फ्लो चाहिए, चाहे तो आप ये आपको जब पता है ही डेप्रिसिएशन समान है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब टैक्स आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, तो ये कॉलम का क्या जरूरत था टैक्स कॉलम, ठीक है, दिस इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन वाला कॉलम और टैक्स वाला कॉलम, ये ऑप्शनल है, आपकी आपकी मर्जी। लेकिन ज़्यादा होशियार व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा गलत करते हैं, इसलिए हम बता दिए। तो नंबर 1 पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको कहा गया था कि हमको पहले सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालो, ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पे हमको कहा गया था पे बैक पीरियड निकालो, निकाल देंगे, ये भी कोई समस्या है हमारे लिए थोड़ी। पे बैक पीरियड का मतलब अभी क्या होता है, एक बार के लिए देख लेते हैं कि कितना समय में हमारा पैसा वसूली हो जा रहा है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो लिखो पे बैक पीरियड, मैनुअली कैलकुलेशन होता है और बाय ऑब्जर्वेशन ही होता है, कुछ चीज़ का फॉर्मूला नहीं है, अगर है भी तो मत याद करोगे। समझ में आई बात। तो पे बैक पीरियड, तो हमारा इनिशियल जो आउटले था वो कितना था, 5,00,000 रुपया, ठीक है। हम कितना में मशीन खरीदे थे, ये देखो 5,00,000 रुपया मशीन को प्रोजेक्ट को खरीदे थे, तो उसी 5,00,000 रुपया को हमको वसूलना है। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, पे बैक, कितना दिन में हमारा पेमेंट बैक हो रहा है, समझ गए। दैट मीन्स कि आवर इन्वेस्टमेंट एंड आवर प्रोजेक्ट विल बी पेड बैक विद इन हाउ मच टाइम, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस विल बी आवर पे बैक पीरियड, दिस इज द थिंग। तो कितना दिन में हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5,00,000 रुपया था, 5,00,000 रुपया कब वसूली हो रहा है, ये देखो 1,00,000 2,00,000, यहाँ तक तो 2,00,000 कवर अप हो गया। क्यूमुलेटिव देखो 1,00,000 2,00,000 3,00,000 22,500 हुआ, बाय ऑब्जर्वेशन ही होता है। 4,44,500 हुआ, ये 4 ईयर तक जोड़ के कितना हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000
4,45,000, 4,45,000। अगर इसको हम जोड़ देते हैं 1,67,500, तो ये 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है। इम्प्लाइज दैट विदिन दिस 4 ईयर हमको हमारा पैसा जो है कंप्लीट ना मिला, लेकिन 5 साल को अगर ऐड कर दे, 5th साल को अगर ऐड कर दे हम, तो हमारा पैसा ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स आवर पेबैक पीरियड समवेयर लाइज बिटवीन 4th ईयर एंड 5th ईयर। समझ में आई बात? दैट्स वाई 4 ईयर्स प्लस, मतलब 4 साल प्लस कुछ है, ठीक है। तो 5वां साल का कितना है, बस वही देखना है। तो अभी हम देख लेंगे क्या चीज़, एक बार ध्यान से देखो। 4 ईयर प्लस यहाँ पे मतलब ऐसे ही रॉफ वर्किंग कर दे रहे हैं, चाहे तो आप वर्किंग ब्रैकेट जो भी है, ठीक है ना, बाद में अगर इरेज भी कर देंगे, या फिर आप वर्किंग लिख सकते हो। तो 4 ईयर प्लस, अभी देखो 4 ईयर तक हमारा कितना पैसा हो रहा था। 1 2 3 4 4,45,000, ठीक है, 4,45,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? वी नीड एक्स्ट्रा हाउ मच, 4,45,000, वी नीड एक्स्ट्रा हाउ मच फॉर अटेनिंग 5 लाख, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 5 लाख का है, तो 4,45,000 है, और कितना एक्स्ट्रा हमको चाहिए था, 55,000। समझ में आई बात? और कितना पैसा हमको चाहिए, 55,000। तब हम क्या करेंगे, 5 लाख का कोटा फिलअप हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? लेकिन लास्ट ईयर में हमको मिला है 1,67,500। दिस इज द थिंग, 1,67,500। तो अभी यूनिटरी मेथड लगाओ, यहाँ तक तो 4 साल हो चुका है। 55,000 हमको चाहिए था, और थ्रू आउट द ईयर 1,67,500 हम 1,67,500 अर्न कर चुके हैं। तो अगर एक साल के लिए, पूरा साल के लिए 67,500 इतना है, तो वो कितना दिन के लिए 55,000 है? तो कैसे निकलेगा, आसान है, 55,000 डिवाइडेड बाई दिस वन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? 1,67,500, 1,67,500, दिस इज द थिंग। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ जाना है, यही बात था। देखिए टाइमलाइन में कल हम दिखा दिए थे, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं करेंगे। 1 2 3 4, ये 5। तो हम 4 साल तक, हम आज तो कितना कमा लिए थे, 4,45,000, लेकिन हमको चाहिए भाई 5 लाख। तो अगर 5वां साल को जोड़ दें तो वो ज़्यादा हो जा रहा है। दैट मीन्स कि 5 लाख लाइज इन बिटवीन 4th ईयर एंड 5th ईयर, आसान है। तो हमको एक्सेस ये वाला पोर्शन कितना चाहिए ना, 4,45,000 ऑलरेडी है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 55,000 चाहिए। सो 55,000 चाहिए, और पूरा साल का कमाई जो है वो है 1,67,500। तो कितना दिन में 55,000 होगा, कैसे होगा, 55 डिवाइडेड बाई दिस वन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही वाला बात है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 4 ईयर्स प्लस 55,000 डिवाइडेड बाई 1,67,500, दैट इक्वल्स 0.32, जो भी हुआ 0.328, मतलब 33 मानेंगे, ठीक है। तो 0.33 ईयर्स मानेंगे हम। थोड़ा यहाँ से ध्यान से दो, ध्यान से देखो बाबू, हम बोल रहे तो टोटल कितना हो गया, 4.33 ईयर्स। भोलू बाबू मेरा बात सुनो, 4.33 ईयर्स, दैट डजंट मीन 4 ईयर्स एंड 33 मंथ्स, 0.33 मंथ्स, नेवर। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। ये डेसिमल वैल्यू जो है ये 0.33 मतलब आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100 है, 12 से नहीं है। तो अगर कोई पूछता है हमें 4.33 ईयर्स का, हमें बता दीजिए कितना ईयर्स कितना मंथ है, तो हम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। समझ में आई बात? कितना है ये, तो हो गया 4 पॉइंट मतलब 4 ईयर्स होल, ठीक है, 4 ईयर्स होल। 0.33 ईयर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे मंथ में, इंटू 12 कर दो, सिंपल है, 0.33 इंटू 12, ये कितना हो गया, 3.96 मंथ। तो 4 ईयर्स एंड 3.96 मंथ्स। समझ में आई बात? ये मैथमेटिक्स है, समझ में आया? ठीक नहीं आया, 4.33 ईयर्स लिख दो, घर भाग जाओ। समझ में आई बात? यही बात। दैट मीन्स कि फॉर होल दैट बिकम्स ईयर्स, 0.33 ईयर्स का मतलब कैसे है, 0.33 ईयर्स दैट डजंट मीन 0.33 मंथ्स। ये तो 1 महीना भी नहीं हो रहा, ऐसे सोचोगे तो आप, ठीक है, सॉरी 3 महीना, सॉरी 3 महीना हो रहा है। तो एग्जैक्टली कैसे मिलेगा ना, 0.33 को
इंटू 12 कर दो तो 4 साल 3 महीने और 1 महीना को फ्रैक्शन करोगे, समझ में आई बात। तो इतना कुछ टाइम लगेगा पे बैक पीरियड के लिए, ठीक है। अभी तक हम पे बैक पीरियड की बात किए थे। तो चलिए अभी और क्या था सवाल में देख लेते हैं, लेकिन हम जाएंगे बहुत स्पीड, जो कि आपको करना है कॉपी नहीं तो आपको लगाना है स्क्रीनशॉट, जो आपको आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि हमको हमारे हिसाब से टाइम नहीं है। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेगुलर नहीं कर रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फ़ायदा बिल्कुल होने हैं, जितना स्पीड में हम समझा रहे हैं आपको फ़ायदा होने हैं और यही सवाल एग्जाम में आने हैं बस। तो फिर लिखा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अरे भाई एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही क्या है, वो तो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, समझ रहे हो कि नहीं बात, वही बात है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। चलिए भागो फिर से नोट पे। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है कह दिया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना है आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अंडरस्टैंड द पॉइंट। और उसको हम कहते थे एरर, और तुम्हारे बुक के हिसाब से लिखा होता ARR, जो भी था ARR, हम एरर कह रहे थे, हम जो पढ़ रहे थे हमको मज़ा आ रहा था, तो अभी भी कह रहे हैं, कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। इक्वल टू जस्ट सिंगल मिनट, छोटा सा टेक्निकल चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाई चांस प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में। अच्छा ठीक है, तो दिलो काटिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, आपको प्रॉफिट्स जोड़ देना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट, सिंपल बात है। तो यहाँ पे ऊपर क्या होने हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, तब ना रेट निकलेगा, एवरेज होगा, टोटल प्रॉफिट जोड़ोगे तो थोड़ी होगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स। अगर कहीं पे कहा गया हो एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर, एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखोगे, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है एवरेज इन्वेस्टमेंट का। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, अगर साल्वेज वैल्यू दिया होगा तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, ठीक है, एक बार एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हम निकाल देते हैं। चलिए कैसे निकलेगा, कौन सा प्रॉफिट पर्सन है पहले वो तो देखो, यहाँ पे थोड़ी ना दिया हुआ, यहाँ पे चलो ये देखो, हम बताए थे प्रॉफिट क्या है, जब डेप्रिसिएशन हट चुका हो, जब टैक्स हट चुका हो, उसको ही प्रॉफिट कहा जाता है। इस भ्रम में मत रहना कि कैश फ्लो इज द प्रॉफिट, नो नो नो, दिस इज द प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज द प्रॉफिट, कैश फ्लो कैन नेवर बी प्रॉफिट। अब समझ में आ रहा है बाबू एक्रुअल मैनेजमेंट क्या चीज होता है, accrual basis of accounting and accrual basis of accounting and कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्या समझ में आया, कैश फ्लो, अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता तो प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर देखोगे तो ये नील है प्रॉफिट, डायरेक्ट देख रहे हो नील है प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट दैट डजंट सिग्निफाई डायरेक्टली द कैश अमाउंट, आपके पास 1 लाख प्रॉफिट है, दैट डजंट मीन कि आपके हाथ में अभी 1 लाख पैसा होगा। इतना तो बड़े हो चुके हो फाइनल ईयर पढ़ के, नहीं तो बेशरम वैसे भी नालायक पैदा हुए थे, मरोगे भी बेशरम, कोई समस्या नहीं, इतना समझ में नहीं आया तो ये सारे होते हैं प्रॉफिट्स, नील 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 दिस वन 22,500, ठीक है, 500 साल का। तो चलिए ये सब का ऐड कर देते हैं हम। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, सबको ऐड कर दो। पहले तो भाई 0 था, प्लस 0 था, प्लस 22,500 आ गया, प्लस 22,500 आ गया, प्लस था 67,500, ये 500 साल की आपकी क्या हो गया प्रॉफिट है, एवरेज ऐसे ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख, आपको अगर याद होगा तो इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो है 5 लाख। अगर यहाँ पे कहा जाएगा कि एवरेज, देखिए हर एक ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना है अगर बताया जाएगा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का कुल अमाउंट है 5 लाख, एवरेज कैसे करोगे, प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, जो भी माइनस करोगे, सॉरी प्लस बोल रहे हैं क्योंकि जितना आपका इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर वो वाला मुद्दा कभी आएगा तो हम जिंदगी में देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। तो 45,000 हो जाएगा, प्लस 67,500 इक्वल्स डिवाइडेड बाई 5, 22,500 हो गया, अच्छा हुआ, 22,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख्स इंटू परसेंटेज, ठीक है, यही बात है क्योंकि रेट निकाल रहे हैं। तो 22,500 ओपन 5 लाख, दैट विल बी हाउ मच परसेंट इज, गरीब हो गया,
गरीब हो गए हम। 4.5 क्या है, 22,500 डिवाइडेड बाई 500। कहाँ हम गलत कर रहे हैं? देयर मे बी लिटिल बिट डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर दैट। हम्म, 4.5 ही तो नहीं, हम 4.5 को बार बार एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्यों? अरे ऐसा भी कोई रिटर्न होता है क्या, हम ऐसे सोचती है ना, तो इसीलिए। ओ भाई, दिया हुआ दिख नहीं रहा था, तो आंखें खराब है। 4.5% ओके। हाँ, दिया हुआ है, जो दिया होता है कि वो दिमाग में चढ़ गया है तो। हाँ चलो देखो, तो कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था, हमको लगा उस हिसाब से, मतलब क्यों नहीं हुआ इतना ये कुछ, तो फिर बाद में दिमाग में आ रहा कि अरे प्रॉफिट नहीं था, कैश फ्लो था तो क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं था। हाँ, तो टोटल दिस वन 4.5%, दिस वन इज आपका हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या समझ में आया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? भाई प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैश फ्लो के ऊपर नहीं। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स निकालो और बटा इन्वेस्टमेंट कर दो, 4.5% हो गया। तो बस इसमें याद रखने वाला बात वही है, ठोकर नहीं खाना है, ठीक है। तो जब भी कहीं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जो भी काम हो रहा होगा, कैश फ्लो के ऊपर काम होगा। लेकिन अगर एरर की बात आ गया, एआरआर की बात आ गया, तो वो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड होगा। बस इतना ही तो याद रखना, और कुछ नहीं है। आज सच इतना बड़ा चीज़ भी वो नहीं है। चलिए पॉइंट 3 पे मुद्दे पे आ जाते हैं। अब 3 नंबर पॉइंट का कर है, एनपीवी कहा होगा और का अबे चल क्यों नहीं रहा, कहाँ आ गए? हाँ, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15%। हाँ, वो कह रहे कि 15% नेट प्रेजेंट वैल्यू अब दिखाओ। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो कैश फ्लो है, ये सारे के सारे कैश फ्लो जो हैं, ठीक है, ये कैश फ्लो इतना करके हमको पैसा मिला है। अब बताओ 15% रेट में अगर ये सबको हम डिस्काउंट करवा दे, ये सबको डिस्काउंट करवा दे 15% के रेट में, तो क्या हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बचेगा? क्या हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बचेगा? यही है सवाल। समझ में आई बात? ठीक है, करके देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता था ही, तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, चलो चलो लिखो लिखो, आगे बहुत आगे जाना है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके लिए फिर से टेबल बनाना पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डरना नहीं है जिंदगी में, टेबल बनाते जाना। तो यहाँ पे ईयर लिख देंगे, लेकिन ये सब कुछ कैश फ्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर कैश फ्लो लिख देंगे, और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा @15%। दिया होगा बुक में से ही, हाँ दिया हुआ है 15% का। अगर ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी बताए थे, 1/1.15 कर दोगे, हो जाएगा। तो ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू जोड़ के फिर देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो ईयर 1 2 3 4 5। एक शॉट में कैसे काम होगा आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। बीच बीच में देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, सब कुछ सिखा देते हैं। बात यही होता है कि सीखने का आपके मन है नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें दो चीज़ें बताएंगे। अगर कोई अपना दिमाग में जोर भी डालेगा ना और बुक पढ़ेगा, सीख जाएगा। कोई अपने दिमाग में जोर डालेगा, बुक पढ़ेगा, खुद से पुराना सोल्यूशन सीनियर से, मतलब जो प्रॉब्लम सोल्यूशन सब देख लेगा, या फिर बुक से इलस्ट्रेशन सब देख करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर देगा, सीख जाएगा। एक बंदा सीख जाएगा, एक बंदा मतलब सीखेगा तो नहीं, गलत बोल दिया हम, मतलब अभी के लिए जो है सारा प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, और प्रॉब्लम यही होता है। इसलिए तो हम आए फिर से, ठीक है। इतना मेरा तो समस्या बहुत था, नहीं आ पा रहे थे हम, ठीक है। तो फिर इसलिए हम बताए कि बाबू फिर से, हाँ क्या बता रहे थे, तो क्लासेस अटेंड करने का मतलब क्या होता है, या फिर कहीं से कुछ जिसका एक्सपीरियंस, जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ज़्यादा हो, उसमें से अटेंड करने से क्या फ़ायदा होता है? आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आप कर रहे हो सकता है उससे 1000 गुना आसान तरीका भी है, वो मिल जाता है। आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात?
और जो विजुअलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। समझ में ये बात, ना कि अब कालाक्षर भैंस बराबर। समझ रहे हो? चलिए आगे। तो कैश फ्लो जो जो था आपको हमको जहाँ तक याद है, कैश फ्लो था सबसे पहले 1 लाख था, फिर 1 लाख था, अगर 22,500 मिल रहा था तो 1,22,500 हो रहा था, फिर 22,500 मिल रहा था तो 1,22,500। यहाँ पे कोई ना कोई मार खाएगा हमको, यहाँ पे शायद लग रहा कोई ना कोई तो खाएगा, अब कौन खाएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा 1,67,500 होगा। ठीक है, हाँ चलिए, आई डोंट नीड योर सुपर ऑसम ओपिनियन, सो जस्ट बंद रखो, कोई समस्या नहीं। बाबू देखो हम क्या बता रहे हैं, बार बार सवाल पे नहीं जाने हैं, सवाल से उभरो भाई। इतना मुश्किल हम क्यों कर रहे थे जब यही चाहिए होता। ये जो दिया हुआ है ये काम का चीज नहीं है, पान खा के थूकने वाला चीज है। समझ में आई बात? तो ईयर दिया हुआ 1 2 3 4 5 दिया हुआ बाबू, ये अर्निंग्स बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्सेस, जिसका कोई काम ही नहीं है। होता है ना जो पीछे बैठने वाला जो उंगली करते हैं बच्चा स्टूडेंट, ये उस तरह कलम है। समझ रहे हो कि नहीं? उसका कोई काम ही नहीं है, ना माँ बाप पहचानते हैं उनको, ना कॉलेज वाला, कोई नहीं। तो अर्निंग्स बिफोर ये डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दिया हुआ है, सब कुछ हटाओगे तो प्रॉफिट मिलता है। चलिए प्रॉफिट थोड़ा बहुत काम का चीज है, ये लास्ट वाला कॉलम, लेकिन हमको चाहिए कैश फ्लो। तो फिर से जब डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे ये कैश फ्लो मिलेगा। तो सारे के सारे टेक्निक्स जो होते हैं आपको बताए हम, पूरा फाइनेंशियल मैनेजर का टेक्निक्स कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम कैश फ्लो लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ पे कैश फ्लो लेंगे तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, तो यहाँ पे है प्रभु कृपा। ठीक है, तो दे रखा है तो हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी, जिसमें कि हम पहले से माहिर हैं। 0.870, फिर 0.756, इधर उधर हो रहा कॉपी करने में, 0.756, फिर हो रहा 0.658, फिर है 0.572, फिर है 0.497, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए हम क्या बता रहे थे आप लोग को एक बार देख लो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, ये लाख इंटू दिस इक्वल टू मार दोगे, फिर से डायरेक्ट विदाउट प्रेसिंग एनी की 1 लाख सीधा टाइप करोगे, ये प्रिंट करो, लास्ट में जीटी मार दोगे, आपको वन शॉट में आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो हम जो करें कैलकुलेटर में आप भी वही करो। चलिए हम क्या बता रहे हैं देखो, टाइप करो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इंटू 0.870 इक्वल्स मार दो, जितना हुआ यहाँ पे कॉपी कर दो 87,000 विदाउट प्रेसिंग एनी की, कुछ उंगली मत करके। ठीक है, फिर से टाइप करो 1 लाख, टाइप करना जरूरी है, फिर से कॉपी करने से नहीं होगा, टाइप करो मारा 1 लाख इंटू 0.756। ठीक है, सिर्फ प्रेस करो इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो 75,600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, फिर से टाइप करो 1,22,500 इंटू 0.658 इंटू 658 कर दो, इक्वल टू मार दो 80,605 आ गया, कॉपी करो 80,605, फिर आगे चलो। सर दिख ही तो रहा है, नहीं दिख ही रहा, नहीं, फिर से टाइप करो 1,22,500 इंटू 0.572 इक्वल्स, मारते जाओ हम जो बता रहे हैं 70,070, फिर से आगे मारो 1,67,500 इंटू 0.497 इक्वल्स मार दो, तो ये 83,247 ही लिख दो, कोई बात नहीं, 83,247.5 निकला, तो 8 भी तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, 83.248। ठीक है, अभी आपकी जो यहाँ पे दिस इंटू दिस हुआ है, दिस इंटू दिस, ठीक है, इक्वल टू दिस हुआ है, इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू, तो हर एक बार इक्वल टू मारे हो, इस सारे इक्वल टू का एक इक्वल टू कैसे मिलेगा आपको पता है, ग्रांड टोटल मार दो, ग्रांड टोटल मार दो, ये हो गया आपकी डायरेक्ट फिगर, फिर से ये सबको ऐड करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? तो यही यूज होता है। ये देख रहे हो ना, फ्रीज हो जा रहा है टेक्स्ट, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ हमारे लिए टेक्नोलॉजी। 3,96,522, तो लिखो 3,96,523, 2.3 लिख दो ना, बस खत्म, 3,96,523। अंडरस्टैंड द पॉइंट? अच्छा ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इतना तक ये क्या हो बाबू, आपको सारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश
इनफ्लोस, यही तो क्लैरिटी रखना है, यह कैश इनफ्लो का वैल्यू है, क्योंकि ये सब कुछ कैश इनफ्लो था, तो इतना तक हमको अभी कैश इनफ्लो हुआ है। जस्ट वेट ए सिंगल मिनट, जब तक फ्रीज हो गया है तब तक आगे नहीं लिख सकते, साइड में भी नहीं लिख सकते। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो चुका है दिस मच। अभी क्या करेंगे, उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे। दैट मीन्स कि ये 5 साल में जो कैश फ्लो मिला है वो अगर आज की डेट की वैल्यू देखा जाए तो दिस मच है, ठीक है। उसमें से आपको करना पड़ जाएगा लेस, लिखो उसमें से करना पड़ जाएगा लेस, ठीक है। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो कितना है आपका 5 लाख रुपए। तो माइनस में आने में फिगर कोई समस्या नहीं, वहाँ से माइनस कर दो 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये हो गए 1,03,478, ठीक है। 1,03,478, ये वाला वैल्यू कौन सा वैल्यू कहा जाएगा ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट, जस्ट सिंगल मिनट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी क्या हुआ कि पेन सिंकिंग नहीं हुआ, दिस मच अप। हाँ कोई कह रहे हैं 777 आ रहा है भाई, जबरदस्ती का 7.5 आ रहा था, मतलब उसका नेक्स्ट फिगर लोगे। अब फालतू का हमारे साथ झगड़ रहे हैं। 1,03,478, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब बात है नेक्स्ट क्या दिया हुआ, भी सिंकिंग नहीं हो रहा, हम सोच रहे कोई दूसरा एप्लीकेशन खोल जाएगा या फिर कोई कैमरा वाला एप्लीकेशन खोलेगा, या फिर तो फिर तुम्हारा जो पेन है जो उस वो चलेगा नहीं, स्मूथनेस उसका रहेगा। सिंकिंग और कुछ एप्लीकेशन खुला हुआ है, देखते हैं, वेट कर। ये ठीक है, ये ठीक है, एक्सेलवा में क्या है, कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, कुछ नहीं, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, छोड़ो। चलो मुद्दे पे रहो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये 1,03,478 है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या था, उसके बाद था बाबू ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 15%, दैट मीन्स वही वैल्यू है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो उसी से ही काम करो, ठीक है। तो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद आप आराम से ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो भी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप निकाल सकते हो, लिखते जाओ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा वही खुल गया था, इसीलिए पैसा का सवाल था, कहीं इधर उधर क्लिक हो जाता, गुम हो जाता हमारा पैसा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखो 1,03,478, हाँ। इसका मतलब क्या है ना, आप कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर ही बात करेंगे। हम कितना पैसा मिला डिवाइडेड बाई हम कितना पैसा लगाए थे, इसका मतलब वही है, ठीक है। तो लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, बहुत इजी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आप कहोगे कैश आउटफ्लो तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में ही होता है क्योंकि हम इनिशियली इन्वेस्ट किए, नहीं, ऐसा भी सवाल है जो कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो कैश आउटफ्लो का भी प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, निकालना पड़ जाएगा। तो कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये देखो पूरा कुल प्रेजेंट वैल्यू 396,523। अरे उसको अप्रोक्सीमेट किया हुआ है यार, उसी समय से कोई झगड़ रहे हैं। 3,96,523, ठीक है। तो 3,96,523 डिवाइडेड बाई हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है, हम कितना इन्वेस्ट किए थे, वही 5 लाख इन्वेस्ट किए। तो इसका जो वैल्यू है ये हमेशा आना है
डेसिमल में, समझ में आई बात। 396,523 तो 0.793 हो रहा है, 0.793, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिजिट आप ले सकते हो, 3 डिजिट लिया जाता है हमेशा, कोई समस्या नहीं। तो 0.793 इसका मतलब क्या कोई समझता है? दैट मीन्स की 0.793 बटा 1, अगर हम 1 रुपया लगाएंगे तो इस प्रोजेक्ट से 79 पैसा वसूली होगा, उससे ज्यादा नहीं होना है, समझ रहे हो। 1 रुपया अगर 1 रुपया अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो 0.79 मतलब 79 पैसा वसूली होगा, इसका मतलब वही है। तो ये क्या हुआ, अगर आपको कोई पूछे पीआई के हिसाब से देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखो, तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे आप कहोगे रिजेक्ट करना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं बात। वही बात, कब एक्सेप्ट करना चाहिए ना, अगर एक्सेप्ट करोगे जब ये मोर देन 0 हो, समझ में आई बात। रिजेक्ट कर दोगे जब लेस देन 0 हो, ऐसा बात है। अब ये कहोगे ये वाला सिंबल मोर देन हो गया, ये वाला सिंबल 0 हो गया, तो यहाँ पे पीआई लिख दो ना। तो काम बता रहे हैं आपको, हर एक चीज में गलतियां देखते रहते हो यार, हट फालतू इंसान है तुम। तो पीआई लिख दो, पीआई इज मोर देन 0 देन एक्सेप्ट, समझ में आई बात। अगर पीआई इज लेस देन 0 देन रिजेक्ट, यही बात है। तो ये रटने वाला चीज तो खराब हो जाएगी ना आपकी, मतलब पढ़ाई, और ये याद भी नहीं रहेगा भाई। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ये जो रेशियो है 1 से ऊपर आता है, इसका मतलब क्या, हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हमको मिल रहा है। अब यहाँ से देखो कम मिला है 396,523, तो हमारा 1 रुपया में सिर्फ और सिर्फ 80% वसूली हो रहा, तो 20% तो लॉस हो रहा ना, तो ये उसलिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू को सामने रखा जाए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, अगर 5 लाख रुपया हम लगाते हैं तो हमको 3,96,000 कुछ मिल जाता है, तो ये भी रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं, इस यहाँ पे जब माइनस नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, उसको ब्रैकेट में दे दोगे, ठीक है। माइनस अगर लिख दोगे ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट कर दोगे। तो ये नेगेटिव पे चला गया, तो वही पहले से बताए थे, यहाँ पे सिद्धांत याद रखो, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो ये मोर देन 0 होता है देन एक्सेप्ट करोगे, आसान सी बात है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 होता है देन रिजेक्ट कर दोगे, यही बात है सर। इक्वल टू हो गया, तो देखिए भाई ऐसा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई एक रेट से तुम डिस्काउंट करो और इक्वल भी हो जाएगा, ये सपना में ही हो सकता है। तो इक्वल टू कभी होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम बोले ना सर अगर हो जाएगा तो क्या करोगे, अरे हो जाएगा तो हम मैनेजर थोड़ी है, वो जो मैनेजर है वो बताता है। अगर उसको लॉन्ग टर्म विजन है तो इक्वल है ना, फिर भी लेगा। अगर उसको शॉर्ट टर्म विजन है तो वो इक्वल होने से नहीं लेगा, क्योंकि उसका रिस्क का चांसेस बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं बात, यही बात है। आपको कैलकुलेशन दिखाना है, एक होशियार फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन दिखाना है, ना ही कि आपको कंपनी का सब कुछ चलाना है। समझ में आई बात, बस वो मैनेजमेंट का दायित्व होता है। चलिए यही बात है यहाँ तक। तो उसके बाद हम बता रहे थे आईआरआर की बात करेंगे, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए कोई समस्या नहीं, हमारा क्लास 1 घंटा तो मतलब मान लो बाई चांस 1 घंटा में कभी आज तक हम क्लास को रोके नहीं है। 2 घंटा हमारा क्लास लगता है, लेकिन 2 घंटे से थोड़ा कम टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे सांस चलता रहे स्मूथली, इसलिए थोड़ा पानी पी दिया जाए, थोड़ा सा रुको। पानी नहीं पीने से क्या होता है आपको पता है? चुप नहीं रहने से कुछ देर के लिए क्या होता है आपको पता है? उठक बैठक कुछ तो करोगे, नहीं तो क्या होता है आपको पता है? तो आप सफिशिएंट पानी नहीं पीते हो तो आपकी ब्लड में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाता है, समझ रहे हो। और ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, इसी का वजह से ही तो आजकल समस्या होता है, समझ रहे हो। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, बैठोगे पियोगे, समझ रहे हो, नहीं तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक दिन आपकी होगा। बैठोगे पानी पियोगे, ठंडा पानी पियोगे, कोई समस्या नहीं। हमेशा गर्म पानी में मत डूबे रहो। कोरोना तो एक दिन दुनिया से चल जाएगा और आपका सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। देखो हाँ, तो लेकिन बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, नहीं तो मारोगे यार फिर कल सुबह आकर। तो कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये द डिटेल प्रोजेक्ट एज अंडर, ये लिखा हुआ है। रेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ दिया हुआ है, हमको बताना था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कोई एक सवाल के जरिए बताएंगे, हम बताए थे।
और वो भी बताए थे कि हम 11 नंबर पे आ जाएंगे, तो आ जाते हैं हम भी। क्वेश्चन 11, चलिए तो सवाल के जरिए हम बताएंगे क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है। देखो एक्सरसाइज 11, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स, अब हॉलीवुड मूवी देखोगे भी ना तो उसमें वैसा ही लिखा होता है, कोई जासूस प्रोजेक्ट एक्स, प्लान एक्स। तो ये देखो द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज अंडर। तो इनिशियल कॉस्ट हम इन्वेस्ट करें 21,000, तो हम जो इन्वेस्ट करें वो है 21,000 रुपये, और हमको मिलता जा रहा है 1 2 3 4 साल में हमको कैसा पैसा मिल रहा है। देखो ये रुपीज़ 4,000 6,000 8,000 10,000 मिल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% 12%, दैट मीन्स कि डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग फैक्टर, छोड़ दो। तो प्रेजेंट वैल्यू का ये पूरा का पूरा खेल है, समझ रहे हो ना, जिसको ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो आता है, प्रेजेंट वैल्यू का खेल जिसको आता है, मान लो वही संसार में आगे निकल गया। बाकी तो है वैसे भी नालायक बेशरम आप लोग है ही, और आपको क्या होता है। तो वही कैश फ्लो इतना इतना करके आ रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का भी मतलब क्या रहा, एक बार थोड़ा ध्यान से हम सोचेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे टाइमलाइन, बाद में बनाएंगे। ऊपर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या मोबाइल में दिख रहा है, हम एक बार देखते हैं, हाँ दिख रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप का सर हम भी ऐसा कर सकते हैं, सम के अंदर है टाइमलाइन पे तो बनाएंगे, बिल्कुल कर सकते हो, यही तो करना है। समझ रहे हो कि नहीं? लिखा तो होता है हर एक सवाल में, अगर नहीं भी लिखा होता तो ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। समझ रहे हो, दिस इज द थिंग। तो ये है 0 पीरियड, और कहाँ तक चलेगा? 4 साल तक, 1 2 3 4। तो 4 साल तक आप देख लीजिए भाई कैसे कैसे पैसा आपकी कमाई हो रहे। तो इनिशियल पीरियड पे 0 डेज पे आप कितना इन्वेस्ट कर दिए हो? 21,000। क्या आप लोग को पता है इसको माइनस फिगर में लिखा जाता है, क्यों? बिकॉज दिस इज कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं दिस इज कैश आउटफ्लो, तो वो नेगेटिव फिगर में लिखा जाता है। तो एट 0 पीरियड वी हैव कैश फ्लो -21,000। कैश फ्लो -21,000 का मतलब होता है कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो 1 to 3 पर पीरियड में हमको कितना करके मिल रहा है, कितना करके मिल रहा है? तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट ईयर में आपको मिल गया 4,000 रुपीज़। 1 मिनट रुको, अरे यार जस्ट ए सिंगल मिनट। 4,000 रुपीज़, नेक्स्ट 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो सेकेंड में 6,000 रुपीज़, फिर थर्ड में 8,000 रुपीज़, और फोर्थ में 10,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो 4 6 8 10 इतना करके पैसा मिल रहा है। अब बताएंगे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है। ये 4,000 6,000 8,000 10,000 जो पैसा मिल रहे हैं, ठीक है, जस्ट ए सिंगल मिनट, एटा बंद कर ले चढ़ो कि एटा ना करो नहीं। देखो तो 4,000 6,000 8,000 10,000, ओके नाउ। तो बात ये कि हमारा 21,000 जो है, ठीक है, इतना इन्वेस्ट किए हैं। तो 4 6 8 10,000 जो हमको अभी पैसा मिला, बाद में जाकर के जो हमको पैसा मिला, तो ये कितना प्रतिशत में हमको मिला, कितना प्रतिशत में कमाई हुआ, धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो ये सारे को इकट्ठा कर दो, फिर 21,000 के ऊपर ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ही जाना है, कितना प्रतिशत मिला। तो ये कैलकुलेशन करना कोई आसान बात तो है नहीं, समझ रहे हो, ये आसान बात तो है। क्यों? क्योंकि इस 4,000 को प्रेजेंट वैल्यू करोगे, हर एक फिगर होगा ना, ये 6,000 भी प्रेजेंट वैल्यू में आएगा, ये 8,000 प्रेजेंट वैल्यू में आएगा, ये 10,000 भी प्रेजेंट वैल्यू में आएगा। ये सारे के सारे फिगर का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 21,000 इनिशियल आउटले, दैट विल बी इक्वल टू 21,000। समझ में आई बात? तो बस आपको बताना है ये रेट कितना है, ये रेट कितना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड IRR, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, दिस इज व्हाट कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बात कर रहे हो सर, लगा देंगे फॉर्मूला, नहीं होगा क्या? वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, रेट को छोड़ देंगे, बाकी सब फिलअप कर देंगे, कैसे होगा? ये अनइक्वल कैश फ्लो है, ठीक है।
आप कहोगे ये सारे के सारे को इकट्ठा कर देंगे एक बार सर, ये सारे के सारे को इकट्ठा कर देंगे, फिर ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, इसको ऐड कर देंगे 10 8 18 6 24 24 4 28,000, 28,000 कर देंगे, 28,000 हो गया फ्यूचर वैल्यू और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आर निकल जाएगा। नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसके लिए कुछ और टाइम है, इसके लिए कुछ और टाइम है, इसके लिए कुछ, तो ईच विल बी डिस्काउंटेड एज पर देयर टाइम पीरियड। अब समझ में आ रहा है? तो कितना रेट में कि एक यूनिफॉर्म रेट में 4,000 को 1 साल डिस्काउंटिंग करोगे, 2,000 को 6,000 को 2 साल डिस्काउंट करोगे, 8,000 को 3 साल और इसको 4 साल डिस्काउंट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू द 21,000। तो वो होता है IRR। इसका मतलब क्या समझाया गया कि वो कौन सा रेट में हमारा पैसा अकुमुलेट हो रहा था। समझ में आई बात? तो इसमें दो अननोन फैक्टर हो गया, एक तो आपको रेट पता नहीं है, समझ में आई बात? यही बात है। फिगर भी तो पता नहीं है, तो इसलिए क्या बात हुआ, इसका जो इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू होगा, हाँ इसका जो इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू भी तो पता नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो भी तो पता नहीं है। तो यहाँ पे दो अननोन फैक्टर हो गए, दो अननोन फैक्टर हो गया, मतलब अभी इतना एग्जाम टाइम में कौन समझाता है यार। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो दो अननोन फैक्टर होने से आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। क्या आपको पता है मैथमेटिक्स? वही बात होता है। थोड़ा सा मतलब समझते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट कोई बोल दे बाहरी, बताना मत, ठीक है? बाहरी स्टूडेंट को ही पता है कि कॉमर्स स्टूडेंट को मैथमेटिक्स आता है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन पता है आप लोग को क्या समस्या है आपके अंदर, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन बताना मत, ठीक है? आता है बोल देना, कोई समस्या। तो एक ही इक्वेशन में अगर दो अननोन फैक्टर हो जाएंगे तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तुक्का लगाना पड़ेगा। बस यही तो बात है, समझ रहे हो? यहाँ पे ढाबा लगाना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड में होता है, ठीक है? तो कितना परसेंट लिया जाएगा, कौन सा परसेंट में लोगे, कैसे करोगे ना, ट्रायल एरर मेथड किया जाता है, ठीक है? सो हम क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई हीट एंड ट्रायल मेथड, उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। जो भी है ट्रायल एंड एरर मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे कैश फ्लो को, ये सारे कैश फ्लो को हो सकता है हम एक बार 10% में डिस्काउंट करके देखें, देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो रहा है क्या 21,000 के साथ। समझ रहे हो कैसा बात है? फिर से क्या करेंगे? 12% में करके देखेंगे, नहीं होगा। 15% में करके देखेंगे, नहीं होगा। 20% में करके देखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो कौन सा परसेंटेज में वो आसपास आ रहा है, फिर इन वो देखेंगे। अब तो समस्या इसमें यह है, हाउ टू डिटरमाइन दिस थिंग्स, हाउ टू डिटरमाइन, ये कैसे पता चलेगा कितना प्रतिशत से हमको करना है? ये तो पूरा मतलब एग्जाम खत्म हो जाएगा, यही बात है। तो यहाँ पे हम आपको टेक्निकल बात बता दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानो तो बुक में दे दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके काम आसान करने के लिए देख लो, क्वेश्चन में दे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% दिया हुआ है एंड 12% दिया हुआ है। इसका मतलब कि समवेयर योर रेट विल लाइज बिटवीन 10 to 12%, अंडरस्टैंड? इसलिए आंसर डायरेक्ट देख लो, आंसर दिया हुआ है तो दिया हुआ 10.843 जो भी है, दैट मीन्स कि योर परसेंटेज लाइज बिटवीन 10 to 10। लेकिन दे दिया तब ना, अगर आपको बोल दिया था डायरेक्ट आपसे काम करो तो वो कैसे करोगे, वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? मान लो ये सारे का सारा पैसा कितना हुआ, आप इन्वेस्ट किए थे कितना, 21,000 रुपया, आपको मिल कितना रहा है, 410,000, 8 18 10 28,000, ठीक है? तो आपको टोटल जो जनरेट हुआ, टोटल कैश फ्लो जो है, तो आपको कितना मिल रहा है? 28,000। समझ रहे हो कि बात? तो आप इन्वेस्टमेंट कितना किए तो 21,000। तो आपके पास जो रिटर्न रिटर्न कितना आ रहा है आपके पास, ये देखो कुछ आ रहा है 7,000। यही था हाल, 21,000 10 8 18 24 28 7,000 आ रहा है। दैट मीन्स कि 7,000, समझ रहे हो कि नहीं बात? 7,000 अपॉन 4 ईयर्स, यहाँ पे देख लो 4 ईयर्स। लेकिन ये जो बता रहे हैं वो काम में नहीं लगेगा। तो आपको एवरेज रिटर्न कितना आया, एवरेज रिटर्न कितना आया, ये एक आर्बिट्ररी है, काम नहीं आएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं 7,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कुछ मान लो 1 पॉइंट समथिंग अराउंड 2, 7,000 डिवाइडेड बाई 4, 1750, ठीक है? दैट मीन्स कि 1750 1750 रुपया करके एनुअल रिटर्न रहा।
क्यों हम ये निकाल रहे हैं? क्योंकि रेट का मतलब ही होता है अनुअल। तो 1750 करके आपको कुछ अनुअली कमाई हो रहा है। कितने, किसके ऊपर? तो यहाँ पे देखते हैं एक आर्बिट्ररी, अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट देखें, अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट देखें तो आपको 1750 ऐसा कुछ मिल रहा है अपॉन 21,000 इंटू 100। कितना प्रतिशत जनरली, फिर भी देखते हैं, 1750 डिवाइडेड बाई 21,000 परसेंटेज 8.33% हो रहा है। मेरा बात सुनो, हम जो बता रहे हैं 8.33%। तो हम क्या किए, ध्यान से सुनो। पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट के सिद्धांत पे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सिद्धांत पे चलता है। फिर भी हम अनुमान लगाए, आप इन्वेस्ट किए थे 21,000 रुपया, आपको टोटल मिल रहा था 28,000 रुपया, और तो 28,000 रुपया से 28,000 रुपया को हम देखें कि आपको अगर एवरेजली कर दिया जाए तो एवरेजली आपको मिल रहा है तो कितना, 1750 करके। तो 1750 मान लो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा कमाई हो रहा होता है 21,000 के ऊपर, तो कितना होता, 8.33 होता। समझ में आ रहा है बात? 8.33 होता। तो बस 8.33 जो भी आएगा, दिस विल बी द मिनिमम रेट, दिस विल बी द मिनिमम रेट। इससे नीचे आप आ नहीं सकते हो। समझ में आई बात? इससे ऊपर आपको ट्रायल एंड एरर लगाना होगा। तो 8.33 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 से भी यहाँ नहीं होगा, पता चल जा रहा है हमको। 10 या 10 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9, 10, 12, 14 ऐसा कर दोगे। 2 रेट या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रेट पे आपका आंसर मिल जाता है। जो एक मतलब पर्दे का पीछे का जो कहानी है हम बता दिए, हम कैसे कर रहे थे काम जब हम पढ़ रहे थे। समझ में आई बात? क्योंकि तब फिनेंशियल मैनेजमेंट इतना छोटा बुक नहीं होता था, बहुत बड़ा बुक होता था। उसमें 37 क्वेश्चन था, हमको याद है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 17 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रोफेशनल भी हम पढ़ रखे हैं। तो चलिए, तो 8.3 उसके ऊपर जाना है। तो अभी पहले 10% और 12% दे ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सुनो। एक बार 10% में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एक बार 12% में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कितना करके फिगर आ रहा है देखेंगे, फिर कंपैरिजन करके उसका हम वैल्यू निकालेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो IRR का मतलब समझ में आ रहा है? तो कितना प्रतिशत से डिस्काउंट करोगे जो इन्वेस्टमेंट तक इक्वल हो जाएगा, यही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, 10% 12% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिख दो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट 10% एंड 12%। 10% 12% रेट और डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ईयर यहाँ पे लिख देते हैं कैश फ्लो, ईयर यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो। 10% के लिए एक बार करना पड़ जाएगा बाबू, 12% के लिए एक बार करना पड़ जाएगा। ये हो गया 10% वाला कॉलम, ये हो गया 12% वाला कॉलम, ठीक है। समझ ही जाओगे और क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर इसका, यहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो हम कुल मिला के क्या कर रहे हैं, 10% में एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 12% में एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे, आगे देखेंगे, वो अलग बात। चलो, तो ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 बुक में, 1 2 3 4। कैश फ्लो उस हिसाब से कितना दिया हुआ है, 4 6 8 10। तो 4,000 6,000 8,000 10,000। समझ में आई बात? तो 4,000 6,000 8,000 10,000 इतना इतना करके कैश फ्लो दिया हुआ है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, और 10% वाला डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है। अगर नहीं भी दिया हो तो कैसे करोगे, हम बताए थे 10%, 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, कैसे होता है, रिवर्स करो, 1/1 प्लस रेट होता है। तो 1 प्लस रेट का मतलब क्या, 1.10। समझ रहे हो कि? तो 1/1.1 करके देखो, एक बार हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू, एक बार इक्वल टू मारो, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आया, 0.909। समझ में आई बात? फिर से इक्वल टू मारो, हम कैलकुलेटर से देख के लिख रहे हैं,
826, ठीक है। फिर से इक्वल टू हमारा 0.751, 0.751, फिर से इक्वल टू हमारा 0.683, 0.683, ठीक है। क्या समझ में आया बाबू? तो आप ऐसे भी अपना काम निकाल सकते हो जहाँ पे नहीं दिया होगा सवाल पे, तो ठीक है, यही बात है। या फिर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई मैनुअली क्वेश्चन है क्या, कुछ ऐसा बात है, पर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप एक बार मैनुअली चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा इसका, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही देते हैं, जैसे पहले किए थे हम। लास्ट में ग्रांड टोटल मार देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, फिर से टाइप करोगे दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। कहीं पे आप एसी ऑल क्लियर नहीं मारोगे, ठीक है। तो 4000 इंटू 0.909 इक्वल, एक बार मारते हो, यहाँ पे दिखा रहा है 3636, 3636, कुछ नहीं मारोगे, फिर से इक्वल टू फिर से नहीं मार दोगे, फिर 6000 इंटू 0.826 इक्वल टू मारो, फिर हो गया देखो 4956, ठीक है। यहाँ पे करना है 4956, फिर विदाउट टचिंग एनी बटन 8000 इंटू 0.751 इक्वल टू मारो 6008, 6008, फिर ये हो गया 10000 इंटू 0.683 इक्वल्स मार दो 6830 हो जाना, 6830। तो हम यहाँ पे वही आपको बता रहे थे कि आपको टाइम सेव कैसे करना है। होता है बाबू इसमें ना, सीधा लाइन नहीं होता है कंप्यूटर में, अगर स्लोली काम करोगे तो होगा। एक एक देखोगे हैंड राइटिंग अच्छे लिख देते हैं, मतलब ऑनलाइन वो क्या करते हैं, वो स्लो लिखते हैं, लेकिन हमको आदतें नहीं है ना बोलना ना करना ना काम, आपको स्लो को जिंदगी में पसंद। तो ये सारे के सारे कैसे ऐड हो जाएंगे, जीटी मार दो, आपके कैलकुलेटर के बटन में यहाँ पे जीटी मार दो, सारे के सारे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 29,430। समझ में आई बात? तो यही बात है। तो आपका काम आसानी से हो जाए इसलिए मशीन है, बोला था ना रणछोड़ दास, आपका काम आसान कर दे। अगर आप डिफिकल्ट में और जा रहे हो तो फायदा ही क्या है। फिर 12% वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर सब लिख दो यहाँ पे, 12% वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.893, फिर लिखो 0.797, 797, फिर लिखो 0.712, 0.712, फिर लिखो 0.636 और इसका भी कैलकुलेशन लगा दो, ठीक है। तो वही बात है, वो कैश फ्लो के साथ, मतलब एक बार ये 10% वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकला, 12% में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेंगे, अभी कैश फ्लो के साथ 12% वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 4000 इंटू 0.893 इक्वल्स 3572, लिखते जाओ 3572, 6000 इंटू 0.797 इक्वल्स 4782, 4782, सॉरी, अरे यार 4782, now next to it 8000 into 0.712 equal to 5696, 5696, 10,000 into 0.636 इक्वल टू 6360। फिर मार दो यहाँ पे जीटी, ऑटोमेटिक उसका टोटल हो जाएगा 20,410। अब हम क्या बताना कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, कॉपी मास्टर बहुत हो आप लोग, तब तुरंत तुरंत उड़ा दो, आप कोई लेट नहीं। हमेशा नाइट क्लास नहीं होंगे, अब जब मतलब टाइम ही नहीं है, वक्त नहीं है, तो उस बहुत टाइम पे होता था। और ऐसे भी अगर उसी ग्रुप में मेन मुद्दे में अगर दिया जाता लिंक, तो मेरे मेन ग्रुप में तो कुछ स्टूडेंट्स आने वाले थे, हमको पता है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना, इफ यू हैव इंटरेस्ट यू विल फाइंड द सोर्स ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, अगर वही बात है, यू विल अट्रैक्ट द सोर्स ऑफ नॉलेज। इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट देन एवरीथिंग विल बी रिपल्स्ड। होता है ना अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, तो आपका सब रिपल्सन ही होगा।
तो बात वही है, देखो 21,430, 20,410, यही बात है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। ठीक है ना, क्या बात करेंगे अभी, तो वो कितना प्रतिशत में हम काम करेंगे, जो हमारा शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था 21,000 को हम अटेन करेंगे, यही बात था। अब देखो 21,000 को हम अटेन करेंगे, तो हम देखें कि 10% में अगर डिस्काउंट करते हैं, मतलब उसको काट देते हैं, पील कर देते हैं। ठीक है ना, समस्या कि जो छिलका होता है ना, छिलका को, एक एक छिलका को निकालते हैं 10% के रेट में, तो वो सूखा सूखा होकर के 21,430 तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो कि नहीं बात, यही बात है यहाँ पे। टोटल 21,430 तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स कि 10% में हम काम करते हैं तो 21,430 होता है, लेकिन हमको कहाँ तक आना था, 21,000 तक आना था, तो फिर भी 430 रुपया पैसा बच जा रहा है। तो इसलिए हम क्या किए कि 12% वाला लेंगे। 11% सर क्यों नहीं किया जाता है? नहीं देखो, 5 परसेंटेज होने से हो सकता है आपका मतलब अटेंड ना हो, इसलिए गैप दे दिया जाता है। तो 2% का गैप दे रखे हैं, समझ रहे हो। तो 12% कर दिया जा रहा है, क्योंकि 3 टो करने से अच्छा है 2 टो करोगे। तो 12% में क्या हुआ, देखा गया कि 20,410 हुआ, जो कि 21,000 से भी कम है। फिर से देखो क्या बता रहे हैं हमको। शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था, 21,000 था। शुरुआती इन्वेस्टमेंट हमारा था 21,000, हमारा ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इस 21,000 से ये जो है ये ज़्यादा है, समझ में आई बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा परसेंट से रिडक्शन करेंगे तब ना कम होगा। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 10% में डिस्काउंटिंग किए तो 21,430 जो कि एक्सेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा परसेंट से काटेंगे तो उसका फिगर कम होगा, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। कोई समझ रहा है मेरा बात, पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना। तो ज़्यादा प्रतिशत में हम काटेंगे तो कम फिगर आएगा। तो ये जो 20,410 है ये लेस हो गया, ये एक्सेस हो गया, लेकिन ये डेफिसिट हो गया, समझ में। दैट मीन्स आवर परसेंटेज समवेयर लाइज बिटवीन 10 to 12%। अब समझ में आई बात, क्योंकि अगर 10% में काटोगे तो सरप्लस हो रहा है, और 12% में काटोगे तो डेफिसिट हो रहा है। इसका मतलब कि आवर रेट दैट लाइज बिटवीन 10 to 12% लिखो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेट लाइज बिटवीन, तो रिक्वायर्ड रेट लाइज बिटवीन 10% to 12%। आप समझ में आई बात, 10 से 12 के अंदर वो छिपा है, ये शैतान 10 के 12 अंदर से छिपा है। अब कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से मेरा बात अब सुनो। अभी लिख रहे हैं हम सीधा IRR, ठीक है। अभी लिख रहे, कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले से बता दे रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला के पीछे भागोगे, समझ रहे हो, तो मर जाओगे। जस्ट ए सिंगल मिनट, फोन आ रहा था, काट दिया। तो इसका मतलब है कि 10% में हम अगर डिस्काउंट करें तो एक्सेस हो जा रहा है, तो 10 से ऊपर 12 से नीचे, समझ में आ गया बात। इसका मतलब 10% प्लस समथिंग। अब प्लस कितना है हमको नहीं पता, 10% प्लस पॉइंट समथिंग, बट वो पॉइंट कैसे मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये 10% वाला है, ये 12% वाला है। तो ये जो है 10% वाला है, ये जो है 12% वाला है। तो अगर 10% और 12% का इस परसेंटेज का बीच में कुछ है, तो इस 2% को ही डिवाइड करना है, समझ में आई बात। तो ये 10% और 12% का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 2%। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नाउ दिस 2% विल बी स्प्लिट अप, क्योंकि पूरा तो 2% नहीं होगा। अगर 12% में जोड़ रहे हो तो डेफिसिट हो रहा है, तो 10% भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। तो 10 प्लस ये जो डिफरेंस कितना है 2%, इस 2% ड्यू टू व्हाट, दिस डिफरेंस, समझ में आ रहा है बात। दिस 2% ड्यू टू दिस डिफरेंस। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालो, इस दोनों का डिफरेंस निकालो। 21,430 माइनस 20,410 इक्वल्स 21,430 माइनस 20,410 इक्वल्स 1,020 रुपया। समझ में आई बात, 1,020 रुपया, यही बात है। इंटू इंटू इंटू, फिर से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यूनिटरी मेथड हो रहा ना। 2% कितना डिफरेंस को दर्शाता है ना, 1,020 रुपया की डिफरेंस को दर्शाता है, लेकिन हमको कितना डिफरेंस चाहिए,
10% प्लस लिखें, 10% प्लस लिखें। अगर 10% में डिस्काउंट करते हैं तो 21,430 हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 430 वाला पोर्शन है उसके लिए कितना परसेंट चाहिए, उसीलिए 430। समझ में आई बात, इंटू 430। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं हम। 21,430 रुपया को, 21,430 रुपया को हमको उस चीज को डिस्काउंट करना था। चलिए बसो, तो 21,430 को डिस्काउंट करना था, तो हम क्या किए, इसमें से हम 10% की रेट के हिसाब से काट दिए, तो 430 रुपया यहाँ पे सरप्लस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बात, सरप्लस हो जा रहा है। तो 10% प्लस ये 2% डिफरेंस इतना के लिए, दैट मीन्स 1020 के लिए ये 430 रुपया कितना परसेंट को दर्शाता है, आउट ऑफ 2% कितना प्रतिशत को दर्शाता है, इसीलिए इंटू 430। ठीक है, सुस्त दिमाग में ये फिर से देखोगे, नहीं तो अवेलेबल कर दिया जाएगा बाद में, नहीं तो तुम खुद से थोड़ा समझोगे फिर समझने में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो भाई कितना हो गया, 430 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1020। ठीक है, तो ये हो गया 10% प्लस 0.843, 3 लिखेंगे फालतू लगेगा, 2 ही लिखे, परसेंटेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, 84%। तो इक्वल टू हो गया 10.84%। भाई परसेंट भी कभी ऐड होता है, सुने थे? हाँ होता है, सब कुछ होगा। जब लीटर ऐड हो सकता है, केजी तो परसेंटेज ऐड नहीं होता है। ठीक है, 10.84% ये हो गया। ठीक है, परसेंट था तो इसलिए 3 डिजिट लिखना एक तो थोड़ा अच्छा बात नहीं है। परसेंट में 3 डिजिट होता है, फिर पूछोगे उतना बहस कौन करेगा। ठीक है, तो 80%, 10.84, दिस इज द थिंग। अब समझ में आया IRR क्या चीज़ होता है, यही बात है। तो IRR का मतलब यहाँ पे फिर से हम क्या किए, हम नहीं तो बता देंगे, इतना बार तो बता चुके हैं। तो बात वही है। सबसे पहले चलिए, हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा था, उसको हम कैसे सॉल्व किए। इतना करके पैसा मिल रहा था, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। अभी आप लोग क्या करोगे, 10.84% में अगर ये 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000 को प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 21,000 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो अभी रेट अगर 10.84% लगाएंगे हम, तो 4,000 को 1 साल डिस्काउंट करेंगे, 6,000 को 2 साल, 8,000 को 3 साल, 10,000 को 4 साल अगर डिस्काउंट कर देंगे, तो इट इज सम व्हाट that is approaches to 21,000 or maybe that will be approximately 21,000, may not be exactly, वो उतना अटेंड करेगा। अब समझ में आ रहा है बात, क्या चीज़ है IRR। तो ये ढूंढना मुश्किल है ना, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से रेट पे एक डिफरेंट फिगर्स को डिफरेंट पीरियड के लिए डिस्काउंट करोगे तो ये 21,000 अटेंड होगा, नहीं पता चलेगा। तो 10.84%। अच्छा, तो IRR अभी क्या दर्शाता है, इसका मतलब IRR क्या दर्शाता है, इसका मतलब है हमको जितना करके जो कैश फ्लो मिला, डिफरेंट पीरियड में हमको जो कैश फ्लो मिला वो कितना प्रतिशत में मिल रहा था, वो 10.84% में हमको मिल रहा था। अब समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, ये परसेंटेज कैसे ढूंढा जाता है ना, एक अनुमान करोगे, खुद से एक अनुमानिक लगाओगे। अनुमान लगाने का हम एक तो तरीका बता दिया आपको कि आप खुद से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिवाइड कर दोगे उसको, ज़्यादा क्लियर होगा। तो 9 तो जितना भी मिनिमम आ रहा है उससे ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, तो 10 और 12 दे रखा है बुक में, मैक्सिमम केसेस में ये आपको दे रखे होंगे, उसी के बीच आपको ट्रायल लगाना है। मान लो यहाँ पे 3 रेट दिया होता है, 8, 10, 12, तो ये 3 रेट करना पड़ेगा, उसी 3 रेट में से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई 2 रेट के हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, और लास्ट में देखोगे कि जिस 2 फिगर के अंदर वो हमारा 21,000 या फिर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसी 2 फिगर में लगाना है आपको कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन लगाना है, देखो ना, शुरुआती परसेंटेज प्लस जितना डिफरेंस हो रहा है, परसेंटेज का डिफरेंसेस और फिगर का डिफरेंसेस, बहुत ईजी है। परसेंटेज का डिफरेंसेस, फिगर का डिफरेंसेस इनटू एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्स्ट फिगर, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्स्ट फिगर। 21,430 था, तो उसमें से 21,000 निकाल दो, 430 आ गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, समझ जाओगे। 10.84% आ जाना है, इसको अटेंड होना है। समझ में आई बात, तो ये IRR कहलाता है, बस वही है। अब सवाल यही है, अगर ये सारे के सारे फिगर होते हैं, अगर होते इक्वल, ये सारे के सारे फिगर अगर इक्वल होते हैं, एक बार कहाँ गया आप,
दिस 4000 6000 8000 10000 ये फिगर्स अगर इक्वल होते तो क्या इक्वल होते तो हम क्या करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर की जगह एन्युटी फैक्टर लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो वो एन्युटी फैक्टर वाला एक सम हम करवा दे रहे हैं। देखिए हम नहीं थकते हैं, ठीक है ना, दुनिया धरती चाहे थक जाता है, हमने अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मेरा उससे भी पुराना स्टूडेंट है 3-3 घंटा 4-4 घंटा हम कंटिन्यूस यूं वॉइस में पढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए उससे आगे क्वेश्चन 12 ही तो है और क्या, ठीक है। क्वेश्चन 12 ही तो है, इसको करते हैं और आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 देखो, ये हो गया एक प्रकार की आईआरआर हम बात कर दिए, अलग अलग था तो क्या करोगे। और देखो मेन कॉन्सेप्ट ही है, इतना समझा दिए हम, ठीक है ना। चलेगा मतलब हो सकेगा तो देखेंगे यार, टाइम नहीं होता है, हो सकेगा तो इसका अगर सही सलामत रिकॉर्डिंग रहा तो हम बाद में दे भी देंगे, आप इसको बैक करके देख भी सकते हो, ठीक है। अभी देखो एक कंपनी प्रोपोजेस टू इंस्टॉल ए मशीन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ए कंपनी प्रोपोजेस टू इंस्टॉल ए मशीन इन्वॉल्विंग ए कैपिटल कॉस्ट 1,80,000, 1,80,000 कैपिटल मिलना है। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स, इट्स साल्वेज वैल्यू एंड, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते जाते हैं। तो 0 पीरियड है और ये 5 साल चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 साल चलेगा। तो 0 पीरियड में हम इन्वेस्ट कर दिए 1,80,000, ये हो गया नेगेटिव कैश फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और इसको कह सकते हो कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो 1,80,000, 5 साल चलेगा, साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द नील छोड़ दो। द मशीन विल प्रोड्यूस, हाँ एक बात, 1,80,000 5 साल उसका चलेगा ड्यूरेशन है, तो डिप्रेशन तो निकाल ही सकते हो विधि। अब द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर एंड द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रेशन, हाँ ये याद रखना वाला बात है। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रेशन 34,000 पर annum। द कंपनी टैक्स रेट इज 45%, ठीक है। तो डिप्रेशन के बाद इतना कमा रहा है, लेकिन टैक्स के बाद नहीं कहा गया है। तो आपका जो प्रॉफिट है, याद रखने वाला बात है, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 34,000, यही बात है। तो ये प्रॉफिट है बाबू, ये कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो कैश फ्लो नहीं होता है, और आपको जो लगाना है कैश फ्लो कैलकुलेशन करना। आगे टैक्स रेट दिया हुआ है 45%, तो टैक्स रेट है 45%। आप भी आप एग्जाम में सारे के सारे डेटा आके लिख दोगे क्वेश्चन में, और ऐसा सब डायग्राम सब कुछ बनाओ, अच्छी बात है। फिर लिखा हुआ है क्या देखो, द नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 ईयर आज अंडर। तो 5 साल का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट 14 15 14 16 17 18, अच्छा बस समझ गए। अभी वो क्या कर रहे हैं, हम आपको तो पता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोपोजल। तो हमको आईआरआर निकालना है, आईआरआर इक्वल टू क्या, और हम बताए थे आईआरआर चलता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, समझ में आई बात। तो आईआरआर चलता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कि कौन सा 2 फिगर के अंदर वो छिपा होगा, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाना है दिमाग। वो अभी क्या किया है देखो, लिख दिया है, क्योंकि इक्वल कैश फ्लो होंगे, इक्वल कैश फ्लो होंगे तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर वैसे भी नहीं चाहिए, वो तो आपको एनिटी फैक्टर चाहिए। तो इसीलिए देखो क्यूमुलेटिव फैक्टर मतलब जो एनिटी फैक्टर वो दे रखा है। लेकिन आपको पता होगा तब ना, 14 15 16 17 18 वो कौन सा रेट में, कौन सा 2 रेट में होगा, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हो। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन कैश फ्लो निकालने के बाद, ठीक है। पहले कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो नहीं, एनुअल कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो हम बताए जहाँ पे इक्वल होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे एनुटी फैक्टर लगता है। कैलकुलेशन ऑफ, जस्ट सिंगल मिनट, 1 मिनट रुको, कौन कूदलोगी ना, बसिबो पड़ेबो, जाओ तो लो कौन।
देखो तो यहाँ पे हो गया कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो, लिखो एनुअल कैश फ्लो। भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, समझ में आई बात। तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वो है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन सिर्फ दिया हुआ 34,000 था, बुक में कितना था 34,000, हाँ 34,000 लेस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हटाना होगा। अरे भाई जब डेप्रिसिएशन ही नहीं हटाओगे तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा, यही बात है। आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ फिर डेप्रिसिएशन हटाओगे तो पखला गए हमारे के। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट मीन्स कि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है, सॉरी। तो लिखो लेस टैक्स, तो टैक्स एट द रेट दिया हुआ था 45%, तो 45% यहाँ पे टैक्स जाना है। आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखा ना तो कट चुका है। तो 34,000 इंटू 45%, 15,300, तो यहाँ पे 15,300 हो चुका है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, माइनस इक्वल टू मार दो, जो रेसिडुअल फिगर है वो निकल जाएगा 18,700। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए दिस इज द नेट प्रॉफिट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन कैश फ्लो कैसे मिल रहे हैं, फिर से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, पास। इसमें ट्रिक वही है और कुछ नहीं, ऐड डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो। अब डेप्रिसिएशन मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो क्योंकि प्रॉफिट ये यहाँ पे ये जो फिगर है उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका था, हम टैक्स काट दिए, नेट प्रॉफिट मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट तब मिलता है जब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हट चुका होता है। हम फिर से अगर ऐड बैक कर देंगे टैक्स के बाद तब जाकर के ये हमारा कैश फ्लो निकलेगा। लेकिन किसी को ये मत भ्रम में आना कि एक बार डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं फिर से एक बार डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो का मतलब ही का मतलब है, क्योंकि टैक्स रेट है ना भाई, रेट है, तो डेप्रिसिएशन होने के बाद ना टैक्स रेट लगेगा, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना होना है ना, हमारा प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5, समझ में आई बात। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि प्रोजेक्ट उतना दिन चलेगा। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स होता है 36,000। तो ये 36,000 हो जाना है एड बैक, प्लस 1800 सॉरी 18,700, 54,700, समझ में आई बात। दिस इज व्हाट कॉल्ड एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ पे होने हैं कैश फ्लो सेम का है। तो 54,700 करके हर एक साल हमारा पैसा आ रहा होगा। तो 54,700, 54,700 एंड सो ऑन, समझ में आई बात। अब बात क्या है, वो ऐसा कह रहा है कि ये जो 54,700, 54,700, 54,700 हर एक साल मिलेगा, अगर ये सब कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना रेट पे करेंगे जो 1,80,000 के साथ इक्वल हो जाएगा, उसको कहेंगे हम IRR, समझ में आई बात। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्यों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस मच ऑफ रिटर्न इंटरनली वी आर गेटिंग, समझ में आई बात। बाहर में क्या रेट चल रहा है वो अलग बात है, हो सकता है ये जो फंड उठाए हम वो बैंक के हिसाब से कुछ और हो, समझ में आई बात। ये जो फंड है वो बैंक के हिसाब से कुछ हो सकता है और है, और आपको कैपिटल जो कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन होता है, जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होता है वो भी हो सकता है कुछ और है। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है दैट इज actually what we are earning, understand the points upon the cash flows, this is the thing, that's why it is called the internal rate of return, IRR, internally we are getting that return, understand the point। तो यही बात है। तो एनुअल कैश फ्लो आपको कितना मिल रहा है, 54,700, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे उपाय है अभी कितना, कौन कौन सा रेट के ऊपर आप काम कर सकते हो, दे रखा है क्वेश्चन में 14%, 15%, 16%, 17%, 18%। लेकिन आपको पता कौन सा चलेगा, आप हर एक परसेंट में अगर मल्टीप्लाई करते रहोगे यूं तो आप बुढ़ा हो जाओगे। इसीलिए एक तो छोटा काम करना है आपको, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेशन करना है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है ना। वो कौन सा फैक्टर है जिसमें कि
कितना करके प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। तो आप क्या किए हो, टोटल लगाए हो कितना, 1,80,000। एक तो अनुमानिक हिसाब है जैसे हम बताए थे, आप टोटल लगाए हो कितना 1,80,000, आपको मिलता जा रहा कितना 54,700, समझ में आई बात। तो ये डिवाइड बाई 54,700, एक अनुमान तो मिल जाएगा बाबू कि कितना में हो रहा है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 डिवाइडेड बाई 54,700 आ रहा कितना 3.29। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। इसका मतलब क्या है पता है आपको, इसका मतलब ये होता है 1 रुपया करके अगर अकुमुलेट करोगे तो 5 साल के बाद 3.29 हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एक सर्टन रेट पे, तो वो सर्टन रेट कितना है, बस हमको वही चीज ढूंढना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नाउ दिस 3.29 विल बी कंपेयर्ड विथ द फिगर्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो अभी देखो 3.29 कौन सा फैक्टर को हिट कर रहा है, देख लो 14, 15, 16, 17, 18 के अंडर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देखते जाओ, नीचे से देखते जाओ। 3.313 नहीं होगा, 3.20 नहीं होगा, लास्ट से देखो 3.27 नहीं होगा, 3.35 दे रखा है। दैट मीन्स कि 15 पहले जो है यहाँ पे 15 के अगेंस्ट में, 15% के अगेंस्ट में कितना लिखा हुआ है 3.35, तो यहाँ पे है। समझ में आई बात, 3.35। और आप ये किसको क्रॉस करके आए थे, 16 को क्रॉस करके आए थे। 16 में कितना लिखा हुआ है 3.27। दैट मीन्स कि दिस फैक्टर 3.29 दैट लाइज बिटवीन 3.27 एंड 3.35। समझ में आई बात। तो जस्ट गोटे मिनट बंद कर दिया भीतर को, जस्ट ए सिंगल मिनट, गोटे मिनट जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लुक एट 3.29 इज द फैक्टर, ना 3.29 दैट लाइज बिटवीन 3.27 फैक्टर एंड 3.35 फैक्टर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट्स आर 15 एंड 16। तो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे 15 एंड 16। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही चीज़ है। तो हम एक बार 15% लगा के देखेंगे, एक बार 16% लगा के देखेंगे, और पक्का इसी दोनों के बीच में ही हम IRR को अटेंड करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लगेगा रिपीटेडली, थोड़ा देख भी लोगे, लेकिन आसान है, बढ़िया है। मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ा सा चाहिए होता, जो कि हम कॉमर्स स्टूडेंट का होता है थोड़ा वीक। समझ में आई बात, फिर भी आप काम कर सकते हो, कभी ना कभी हम भी थे कमज़ोर। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। चलो तो देख लो यहाँ पे, तो 15 एंड 16% आपको अप्लाई करना है, यही बात है, ठीक है। लिखो अप्लाइंग, एक बार लिख दो, अप्लाइंग 15% रेट, अप्लाइंग 15% रेट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, ये तो नॉर्मल कैश फ्लो है ना, ये तो इक्वल कैश फ्लो है, एनुअल तो एन्युटी का केस हो गया। तो अप्लाइंग 15% रेट, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, सिंपल एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। तो जब कैश फ्लो सिंपल हो जाता है, तो आपको कैसे पाना है प्रेजेंट वैल्यू, पहले से बताए थे। तो सेम कैश फ्लो के लिए एन्युटी फैक्टर, डिफरेंट कैश फ्लो के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो एन्युटी जो एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ था 54,700 इनटू एन्युटी फैक्टर जो 15% वाला था, वो कितना है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देख लो 15% 3.35, तो मल्टीप्लाइड हुई 3.35। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो मल्टीप्लाई कर दो 54,700 इंटू 3.35 इक्वल टू दिस वन कम्स टू 1,83,245। तो 1,83,245 रुपये अगर 54,700 रुपये करके सालाना मिलता जाएगा, और 5 साल की उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा, डायरेक्टली आ गया प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 1,83,245 रुपये। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, ओके। चलिए 17% रेट में कितना होगा प्रेजेंट वैल्यू, एक बार देख लेंगे। लिखो अप्लाइंग 15 के बाद क्या दिया हुआ है 16%, सॉरी ये 1% का डिफरेंस है, तो 16%।
अप्लाइंग 16% रेट, अप्लाइंग 16% रेट, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, एनुअली कितना पैसा करके मिल रहा है और एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा। तो बात वही है, 54,700 रुपये इंटू 16% का फैक्टर देखो 3.27, समझ में आई बात, 3.27 इक्वल टू, तो 54,700 इंटू 3.27 इक्वल टू 1,78,869, 1,78,869, समझ में आई बात। अब देखते हैं बात क्या है, इन दोनों में होगा मारा मारी, समझ में आई बात। ये है 16% वाला बात, ये है 15% वाला बात। अब देखो हम जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो कितना था, 1,80,000 ना, 1,80,000 को हमको अटेंड करना था, 1,80,000 को हमको अटेंड करना था। तो जब 15% में डिस्काउंट किए 1,83,245 है, मतलब कि ये 15% डिस्काउंट करने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा बच रहा है, समझ में आई बात, इतना पैसा बच रहा है। तो हमको ज़्यादा रेट चढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगर कम रेट में डिस्काउंट करोगे, कम रेट में डिस्काउंटिंग करोगे, फिगर ज़्यादा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उससे ज़्यादा रेट में अगर हम पोच दिया करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, पूरा केला के छिलका की तरह हम निकाल दिया करेंगे उसके ज़्यादा रेट से, तब क्या होगा, वो घट जाएगा वो वाला फिगर। तो इसलिए उससे ज़्यादा वाला फिगर लगा दिए 16%, तो 1,78,000 हो रहा है। तो इसी के बीच 1,80,000 है कि नहीं, वी हैव टू अटेन 1,80,000। अगर इक्वल हो जाता कोई एक तो दैट परसेंटेज विल बी सिलेक्टेड, लेकिन ऐसा मिराकल होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ट्रायल एंड एरर मेथड में हम काम कर रहे तो कभी इक्वल नहीं होगा। तो 1,80,000 को हम अटेंड करना था। तो आवर रेट लाइज बिटवीन 15 to 16%, समझ में आई बात। तो लिखो डिजायर्ड IRR लाइज बिटवीन 15% एंड 16%, ठीक है। तो 15 एंड 16% के बीच में है। तो फिर से चलिए कैसे निकालेंगे IRR, लिखो IRR इक्वल टू 15% से ज़्यादा है हमको पता चल रहा है और 16% से कम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15% प्लस 15% प्लस 15% और 16%, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 15% और 16%, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1%। तो उसी 1% के अंदर तो छिपा हुआ है, तो इस 1% को स्प्लिट करेंगे। अब समझ में आई बात, 1% डिफरेंस, 1% दैट कॉज हाउ मच डिफरेंस इन अमाउंट, समझ में आई बात। 1% डिफरेंस की वजह से अमाउंट का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1,78,869, 1,83,245 इक्वल्स 4,376 अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हम क्या बता रहे थे। तो अभी बात ये कि 1% की डिफरेंस में 4,376 रुपया का डिफरेंसेस है। तो डिवाइडेड बाई 4,376 इंटू कितना एक्सेस हो रहा है, 15 से ज़्यादा, क्योंकि 15 प्लस लिखे हैं तो 15 से कंपेयर करोगे। 15% में जब जोड़े थे, 15% में जब जोड़े थे तो ये कितना एक्सेस हो रहा है, 1,80,000 से कितना एक्सेस हो रहा है, 3,245 रुपये, समझ में आ रहा है बात। 1,80,000 से ज़्यादा कितना है, 3,02,045 रुपये, ठीक है। तो ऊपर लिख देंगे 3,245 रुपये। और इस चीज़ को अगर फिर से समझाना है तो हम बिल्कुल समझा सकते हैं, बिल्कुल, समझ में आई बात। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हम रट्टा रटा ही पढ़ा देते हैं। चलिए देखिए हम आपको समझाते हैं। एक पॉइंट था जिस पॉइंट है ये 15% वाला, एक पॉइंट है 16% वाला पोल, ये दो पोल है और फिगर कितना कितना करके है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1,83,245 ये वाला फिगर है, और 16 वाला पोल का जो फिगर है 178,869 है, 178,869। अभी हमको बात यह है कि हमको अटेंड करना है 1,80,000, दैट मीन्स 1,80,000 यहाँ पे आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही, समझो। तो ये वाला परसेंटेज कितना, यही हमको निकालना है, समझ रहे हो।
तो 1,83,245 यहाँ पे छिपा हुआ 1,78,000 है, तो हमको बीच का फिगर निकालना है 1,80,000। तो वो कौन सा प्रतिशत में डिस्काउंट कर देते जो 1,80,000 हो जाता है। ये डिफिकल्टी हो रहा तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पहला तो बात है ये 15% से ज़्यादा है, तो लिखो 15% प्लस। समझ में आई बात, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, चलिए ऊपर के हिसाब से समझते हैं। पहला तो बात है 15% से होगा ज़्यादा, तो इसलिए 15% प्लस। समझ में आई बात, 15% प्लस। ये 15 से 16% पोल का परसेंटेज डिफरेंसेस जो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज, तो इसलिए परसेंटेज ऊपर रहेगा। यूनिटरी आपको आना चाहिए। देखिए यूनिटरी मेथड आपको नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 1% ऊपर रहना है, तो 1%, 15 से 16% का गैप का डिफरेंसेस क्या है, 1% डिवाइडेड बाई दैट 1% डिनोट्स हाउ मच डिफरेंसेस, ये दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। समझ में आई बात, दैट इज 4376। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, 4376 ये डिफरेंसेस। लेकिन हमको कितना चाहिए, 15% से ज़्यादा कितना है, ये वाला डिफरेंसेस कितना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो रेड्यूस इस तरफ होगा। 1,80,000 से ये वाला डिफरेंस कितना है, 3,245। 1,83,000 है, 3 लाख। तो इस डिफरेंसेस को अटेंड करने के लिए ये वाला परसेंटेज कितना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे इंटू 3,245। अब जो भी फिगर होगा दैट इज आंसर। समझ में आई बात। चलिए करते हैं, ये वाला राइट साइड फिगर पहले करते हैं। 3245 अपॉन 4376 इक्वल टू 0.47, तो 15.47 होगा, 747, तो 15.74%। समझ में आई बात, 15.74%। तो आपको क्या पता है, ये वाला जो डिफरेंस था ये 0.74 डिफरेंस है, ठीक है। तो 0.74 डिफरेंसेस में अगर काट देते तो 1,80,000 हमको मिल जाना चाहिए था। दिस इज द थिंग। हो गया, समझ में आ गया बात। तो IRR ऐसे निकलता है। ये लास्ट वाला चीज़ आपको विशेष समझना है। तो फिर से बता दे रहे आपको कैसा क्या काम हुआ। अगर इक्वल कैश फ्लो होगा, तो इक्वल कैश फ्लो होगा तो आपको, रुको कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, यहाँ से। अगर इक्वल कैश फ्लो होता रहेगा तो एन्युटी फैक्टर से काम होगा। लेकिन आपको पता कौन सा चलेगा, कैसा कौन सा आपको लगाना होगा रेट। तो आप क्या करोगे, कैश फ्लो निकालोगे। कैश फ्लो निकालने के बाद एक तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दोगे, वो फैक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा रेट है। फैक्टर निकाल दोगे, देखोगे कहाँ से शुरू हो रहा है। आपको उल्टा जाना है, हमेशा उल्टा जाना है। तो उल्टा जाके हम देखेंगे दैट लाइज बिटवीन 15 एंड 16। तो 15% में एक बार डिस्काउंट कर दोगे, देखोगे ज़्यादा हो रहा है। तो 16% में डिस्काउंट कर दे रहे हो, कम हो रहा है। तो इस दोनों का बीच में है, इसीलिए क्या करोगे, 15% प्लस स्टार्ट करोगे। 15% प्लस परसेंट का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस इंटू एक्सेस अमाउंट, ठीक है। यू विल अटेंड द आंसर। दिस इज द IRR। बाकी जो लिखा हो उसके आधार पे, उसके सिद्धांत पे है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे टेक्निकली, आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।